हेलो यूट्यूब फैमिली गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले फाइल हैंडलिंग, जो कि हमारे सी लैंग्वेज का लास्ट टॉपिक है। अभी तक हम लोगों ने सी लैंग्वेज का लगभग सारा टॉपिक कवर कर रखा है, जिसमें एक एक चीज़ के बारे में मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। जो लोग भी सी लैंग्वेज पूरा सीखना चाहते हैं अच्छे से, बिगनर से लेकर एडवांस लेवल तक, मैंने उसका पूरा प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्लिक करके आप लोग जाके वो सारा प्लेलिस्ट देख सकते हो, जहाँ पे सी लैंग्वेज के सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। ये हमारे सी लैंग्वेज का लास्ट टॉपिक है, जहाँ पे हम फाइल हैंडलिंग सीखने वाले हैं। थोड़ी सी वीडियो ये बड़ी भी होगी, और इसमें हम लोग फाइल हैंडलिंग का एक एक चीज़ आराम से समझेंगे, डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सेकेंडली, इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद हम लोग सी लैंग्वेज पे 2 प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। और उस प्रोजेक्ट में हम लोग बहुत सारे जो भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ रखे हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे, ताकि जो हमारा सी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है उसको प्रैक्टिकली यूज़ में ला सकें। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं, और यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले फाइल हैंडलिंग के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं छोटी सी इंट्रो के साथ। Audio Jungle. एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, लास्ट वीडियो है, तो अगर जिन लोग को भी सी लैंग्वेज का जो भी नोट्स वगैरह है, जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, थियरी क्वेश्चन है, वो अगर आपको चाहिए तो वो सारी चीज़ें, सारा रिसोर्सेज, सारा पीडीएफ वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो क्लिक करके आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल पे सारे रिसोर्सेज और जितने भी नोट्स वगैरह हैं सी लैंग्वेज को बिल्कुल फ्री में आप ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ फाइल हैंडलिंग? फाइल हैंडलिंग क्या होता है, इसको क्यों यूज़ करते हैं? सबसे पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। फाइल हैंडलिंग इन्वॉल्व्स यूजिंग द फंक्शंस और मेथड्स प्रोवाइडेड बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू क्रिएट, एक्सेस, मॉडिफाई एंड क्लोज द फाइल। फाइल हैंडलिंग क्या है? फाइल हैंडलिंग एक हमारा फंक्शंस है, मेथड्स है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। बेसिकली हम इसमें फाइल्स के साथ काम करते हैं। अब यहाँ पे कई सारे लोगों को फाइल्स और फोल्डर के बीच में डिफरेंस नहीं पता होगा। जब भी मैं ये टॉपिक्स पढ़ाता हूँ क्लासेस वगैरह में भी, तो वहाँ पे फाइल्स और फोल्डर के बीच में मैं डिफरेंस पूछता हूँ और बहुत कम लोग बता पाते हैं। तो सबसे पहले, मुझे पता है, मे भी बहुत लोग को पता भी हो, बट मैं सबसे पहले डिफरेंस बता देता हूँ, फाइल और फोल्डर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि किसी को भी कहीं भी कोई भी वर्ड ऐसा ना लगे कि ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। फोल्डर क्या होता है? फोल्डर बेसिकली एक टाइप का हमारा कंटेनर होता है। फोल्डर क्या होता है? फोल्डर बेसिकली एक टाइप का कंटेनर होता है, जिसमें कई सारे फाइल्स, कई सारे फाइल्स और फोल्डर, इसके अंदर दोनों चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? फोल्डर होता है। ओके, सो फोल्डर समझ में आया। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है फाइल्स क्या होते हैं। तो देखिए, फाइल्स क्या होते हैं बेसिकली। मान लीजिए फाइल्स बेसिकली सेट ऑफ डेटा होते हैं। बेसिकली जो डेटा हमारे होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? फाइल्स बोलते हैं। अब डेटा क्या होता है भैया? जैसे कि हमारा इमेज हो गया, ठीक। इमेज क्या है? इमेज एक टाइप का हमारा फाइल है। वीडियोज़ हो गए, वीडियोज़ क्या हो गया? वीडियोज़ हमारा एक टाइप का फाइल हो गया। हम टीएक्सटी फाइल, जो टेक्स्ट फाइल बनाते हैं नोटपैड में, वो भी हमारा क्या हो गया? एक टाइप का फाइल हो गया। पीडीएफ जो हमारे होते हैं, वो भी क्या हो गया? एक टाइप का फाइल हो गया। उसके बाद हमारे जो सी लैंग्वेज के हम फाइल्स बनाते हैं, जो सी का डॉट सी नाम से जो लिखते हैं, जिसमें कोड करते हैं हम, वो भी क्या होगा? वो भी हमारा एक टाइप का फाइल हो गया। उसके बाद हम MS ऑफिस में जब काम करते हैं तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट फाइल हमारी बनती है, ठीक है। डॉक्यूमेंट फाइल .docx नाम से, तो वो हमारा क्या होगा? फाइल हो गया। जो पावर पॉइंट बनाते हैं हम लोग, पावर पॉइंट बनाते हैं ना, पावर पॉइंट .pptx नाम से हम जब पावर पॉइंट रेडी कर लेते हैं, तो वो भी क्या हो गया? वो भी हमारा एक टाइप का फाइल हो गया। इमेजेस हो गए, वीडियोज़ हो गए, टेक्स्ट हो गए, ये सारे क्या है? फाइल्स हैं हमारे। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग जिसमें कोडिंग करते हैं, वो भी क्या होगा? वो भी एक टाइप का फाइल होगा, जिसमें सारी चीज़ें सेव होती हैं। फाइल्स के बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट हमारा फाइल का होता है, जिसमें फाइल का नाम होता है। क्या होता है भैया? फाइल का नेम। और दूसरा पार्ट उसका होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन बताता है कि जो हमारा फाइल है वो किस टाइप का है। अच्छा, इसके बाद तो थोड़ा सा इसको मैं हटा देता हूँ। सो अभी देखिए, फाइल्स के हमारे 2 पार्ट होते हैं। फाइल्स के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। पहला पार्ट हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं फाइल का नाम। क्या बोलते हैं? फाइल नेम, ठीक। दूसरा हमारा क्या है? फाइल का एक्सटेंशन। फाइल का एक्सटेंशन, फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, हम अपने हिसाब से फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो उसका एक्सटेंशन होता है, ये बताता है कि हमारा जो फाइल है वो किस टाइप का फाइल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा वीडियो .png। अब ये जो .png है, ये हमारा क्या है? ये हमारा एक्सटेंशन है। और ये वीडियो क्या है? ये हमारा हो गया फाइल नेम, ठीक। तो .png बता रहा है कि जो हमारा ये फाइल है वीडियो नाम से, .png बता रहा है कि किस टाइप का फाइल है, वो हमारा एक
इमेज टाइप का फाइल है, ठीक है, इमेज टाइप का फाइल है। वैसे ही अगर हम यहाँ पे लिखें h.mp4, ठीक, अगर h.mp4 लिखे तो जो .mp4 है जो कि एक एक्सटेंशन है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो h नाम का फाइल है वो हमारा एक वीडियो फाइल है। कौन सा फाइल है भाई, वीडियो फाइल। उसके बाद अगर एक और फाइल हम बनाएं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया hello.txt। hello.txt कौन सा फाइल है भाई, एक टेक्स्ट फाइल है हमारा। वैसे .docx ये हमारा क्या हो गया, मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया p.docx, ये हमारा कौन सा फाइल हो गया, ये हमारा हो गया एक डॉक्यूमेंट फाइल जिसे हम लोग MS वर्ड में बनाते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल इसे बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली फाइल और फोल्डर के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया। फोल्डर क्या है, फोल्डर एक टाइप का कंटेनर है जिसके अंदर फाइल्स रख सकते हैं, फोल्डर्स रख सकते हैं, उसका कोई एक्सटेंशन नहीं होता है, ठीक। फाइल्स क्या होता है, फाइल्स हमारा डेटा होता है, जैसे कि इमेजेस हो गया, वीडियोज़ हो गया, टेक्स्ट फाइल हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है, ये सारे क्या है, ये हमारे फाइल्स हैं। फाइल्स में दो पार्ट होता है, पहला फाइल का नाम होता है, दूसरा फाइल का एक्सटेंशन होता है। जो उसका एक्सटेंशन होता है फाइल का वो बताता है कि हमारी फाइल किस टाइप की है, क्या वो वीडियो है, क्या वो टेक्स्ट है, क्या वो इमेजेस है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए हम फाइल हैंडलिंग टॉपिक के अंदर बेसिकली फाइल्स के साथ काम करने वाले हैं। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि फाइल हैंडलिंग क्यों यूज करना है, तो बात समझिए। देखिए मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, हम प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, हम क्या करें, एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं जिसमें हम क्या करें, स्टूडेंट का नेम ले रहे हैं, ठीक, उसका एज ले रहे हैं, जेंडर ले रहे हैं, सारी चीज़ें हम क्या करें, यूजर से एक्सेप्ट करा रहे हैं। लेकिन हम क्या करें, हम इस डेटा को स्टोर करके परमानेंटली स्टोर करके नहीं रख रहे हैं। अच्छा, आप जब भी प्रोग्राम बनाते हैं तो ये सारा इनपुट लेते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं, इनपुट लेने के बाद उसका आउटपुट वगैरह जो भी डिस्प्ले करना रहता है आप डिस्प्ले कर देते हैं। लेकिन जैसे हम प्रोग्राम को कट करते हैं, वैसे ही हमारा ये जो भी नेम हम लोगों ने एंटर करवाया था, जो भी एज एंटर करवाया था, जो भी जेंडर एंटर करवाया था, वो सारी चीज़ें इरेज हो जाती हैं। जब हम प्रोग्राम को दोबारा रन करवाते हैं तो फिर से क्या होता है, फिर से हमको नेम, एज, जेंडर, सारी चीज़ें जितना भी डिटेल रहता है वो सारी चीज़ें दोबारा एंटर करनी पड़ती हैं। सो जो भी हम यहाँ पे नेम, डिटेल, जो भी चीज़ें एंटर करते हैं वो हमारा परमानेंटली स्टोर नहीं होता है, ठीक है। तो परमानेंटली स्टोर करवाने के लिए किसी फाइल के अंदर हम फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक, पहला चीज़। दूसरा चीज़, मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि मैं यहाँ पे जो भी प्रोग्राम बना रहा हूँ सी के अंदर, मान लीजिए हमने क्या किया, हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया जहाँ पे हम स्टूडेंट का डेटा रख रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट का जो भी डेटा है, नेम हो गया, एज हो गया, जेंडर हो गया, सारी चीज़ें हम क्या करें, रख रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर बना है सी लैंग्वेज में। अब ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली सारा डेटा जो है वो डेटा हमको एक्सेल फाइल के अंदर सेव करनी है। किसके अंदर सेव करनी है भाई, एक्सेल फाइल के अंदर, ताकि हम यहाँ पे कोई भी चीज़ एंटर करें यूजर से डिटेल तो हमारा एक्सेल फाइल के अंदर जाके सेव हो जाए, ठीक, या किसी और डेटाबेस में जाके सेव हो जाए, ताकि बाद में अगर उसका काम लगे तो हम उसको देख सकें। तो वो सारा डेटा परमानेंटली स्टोर करवाने के लिए या कोई काम हमको फाइल के अंदर या कोई डेटा हमको फाइल के अंदर रखने के लिए हम फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। हम इस पर एक छोटा सा प्रोग्राम भी बनाने वाले हैं और इस कॉन्सेप्ट को पढ़ के हम अपने डेटा को परमानेंटली फाइल के अंदर स्टोर करा सकते हैं। जैसे कि टेक्स्ट फाइल हमारा हो गया, एक्सेल फाइल हो गई, ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम स्टोर करवा सकते हैं। इतना समझ में आया। तो ये इस काम के लिए हम यहाँ पे फाइल हैंडलिंग को पढ़ रहे हैं। सेकंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ, की ऑपरेशंस। इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं, इसके अंदर हम सीखने वाले हैं क्रिएटिंग अ फाइल। अगर आपको एक नया फाइल बनाना है तो कैसे बना सकते हैं। दूसरा, रीडिंग फ्रॉम द फाइल, फाइल के अंदर जो भी कंटेंट लिखा हुआ उसको कैसे रीड कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए टेक्स्ट फाइल है आपका, ठीक है, आपने .txt नाम से एक टेक्स्ट फाइल बनाया, जैसे नोटपैड में लिखते हैं ना, उसी को टेक्स्ट फाइल बोलते हैं। तो आपने टेक्स्ट फाइल बनाए, वहाँ पे कुछ चीज़ें आपने लिखी हुई है, कुछ रिकॉर्ड नोट करके रखा हुआ है, आप उसको रीड करना चाहते हैं, उसको पढ़ना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, तो उसको कैसे रीड कर सकते हैं वो चीज़ें सीखने वाले हैं। राइटिंग डेटा, आपका फाइल है, फाइल के अंदर आप कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ सेव करना चाहते हैं, तो वो काम हम लोग कैसे करेंगे। अपेंडिंग न्यू डेटा, अपेंडिंग न्यू डेटा का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ ऑलरेडी लिखी हुई है उसमें कोई और चीज़ कैसे हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कैसे कोई और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 5 स्टूडेंट का नाम नोट करवा के रखा हुआ है अपने नोटपैड के अंदर और आप चाहते हैं कि नया नाम जो आप इंटर करें वो उसके नीचे जाके स्टोर हो जाए, उसके नीचे जाके वो सारे डेटा सेव हो जाए। तो वो कैसे करवा सकते हैं, उसे हम लोग अपेंडिंग बोलते हैं, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लास्ट हम क्लोजिंग फाइल सीखेंगे कि फाइल को कैसे हम क्लोज करते हैं ताकि फाइल ओपन है तो क्लोज हो जाए और जो भी वो फाइल मेमोरी ले रही है वो मेमोरी क्या हो जाए, हमारा फिर से रिटर्न हो जाए हमारे OS को। तो ये सारा ऑपरेशन हम करने वाले हैं, धीरे धीरे करके हम एक एक चीज़ों को पढ़ेंगे आराम से, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, टाइप्स ऑफ फाइल्स। बेसिकली जो हमारा 2 टाइप का फाइल होता है जो कि हम सी के द्वारा हैंडल करते हैं।
सबसे पहला हमारा फाइल होता है टेक्स्ट फाइल होता है, जिसमें हम सारे टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं, जो भी चीज़ें हमको लिखना रहता है टेक्स्ट वगैरह, वो सारी चीज़ें हम टेक्स्ट फाइल्स के अंदर लिखते हैं। सेकंड हमारा बाइनरी फाइल्स होता है। बाइनरी फाइल्स क्या होता है, हम अपने डेटा को, जो भी हम डेटा स्टोर करवा रहे हैं उसको बाइनरी फॉर्मेट में रखते हैं। जब हम बाइनरी फॉर्मेट में रखते हैं ताकि उसको कोई रीड ना कर सके, उसका सिक्योरिटी मेंटेन रहे, ठीक है, तो वो जब चीज़ें हम करते हैं तो उस चीज़ों के लिए हम बाइनरी फाइल्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट फाइल्स में कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, स्टोर डेटा एज अ प्लेन ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स लाइक स्काई और यूटीएफ-8। जैसे कि मान लीजिए ये जो इंग्लिश में ये चीज़ें लिखी हुई है ना, इस टाइप से अगर हमको कैरेक्टर वगैरह नंबर वगैरह रखना होगा तो वो हम टेक्स्ट फाइल के अंदर रखेंगे। टेक्स्ट फाइल का जो एक्सटेंशन होता है क्या होता है, .txt, ठीक है, ये टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन होता है। यूसेज इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, आइडल फॉर स्टोरिंग रीडेबल डेटा सच एस कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, लॉग्स और सिंपल डॉक्यूमेंट, ठीक है, इस तरह के फाइल्स वगैरह, इस टाइप के डेटा वगैरह स्टोर कराने के लिए हम इसको टेक्स्ट फाइल को यूज़ करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है, दे हैव अ लाइन डेलिमिनेटर्स, न्यू लाइन कैरेक्टर्स, कैन बी एडिटेड विद एनी टेक्स्ट एडिटर, और इसको आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर की मदद से एडिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप सी लैंग्वेज का यूज़ करके उसके अंदर कोई काम कर दिए, कोई चीज़ लिख दिए तो आप उसको एडिट करने के लिए भी सी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, बिल्कुल नहीं। आप उसको एडिट करने के लिए आप नॉर्मल नोटपैड में उसको ओपन कर सकते हैं और उसको एडिट भी कर सकते हैं, जिसको मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको करके चीज़ें दिखाऊंगा, ठीक है। नॉर्मल टेक्स्ट फाइल है। बाइनरी फाइल्स क्या होता है, अब बाइनरी फाइल्स कंटेन डेटा इन अ बाइनरी फॉर्म। जो आपका बाइनरी फाइल्स होता है ना, उसमें हमारा जो डेटा होता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है, जीरोज़ और 1 के फॉर्म में होता है, इंस्टीड ऑफ स्काई कैरेक्टर। जो ये देखिए, ये जो हम इंग्लिश लिखे हुए हैं नॉर्मल, ये तो ह्यूमन रीडेबल है, लेकिन कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर 0 और 1 समझता है, ठीक है। तो वो जो भी हम चीज़ें ये लिखेंगे वो किस फॉर्मेट में होगा, जीरोज़ और 1 के फॉर्मेट में होगा। वो हम लोग नहीं पढ़ सकते, वो कंप्यूटर को पढ़ने के लिए होता है। दे कंटेन डेटा दैट इज स्टोर्ड इन द सिमिलर मैनर टू हाउ इट इज स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी। जैसे कि मान लीजिए अगर हम ए लिख रहे हैं मेमोरी के अंदर, तो ए हमारा डायरेक्टली ये नहीं होगा 1100 ऐसे करके, इस फॉर्मेट में हमारा मेमोरी के अंदर क्या होगा, ये डेटा स्टोर होगा। तो सेम जिस फॉर्मेट में वो मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, कंप्यूटर अपने आप को समझने के लिए जिस फॉर्मेट में ए को रखेगा, उसी फॉर्मेट में हम इस फाइल्स के अंदर रख सकते हैं और डेटा को देख भी सकते हैं कि कैसे हमारा इसकी वैल्यू कन्वर्ट होकर बाइनरी फाइल में स्टोर हो रही है, ठीक। दे कंटेन डेटा डेट इज स्टोर्ड, अच्छा ये हो गया। पहला क्या लिखा है, द बाइनरी फाइल्स कैन बी क्रिएटेड ओनली फ्रॉम विद इन अ प्रोग्राम एंड देयर कंटेंट्स कैन ओनली बी रीड बाय अ प्रोग्राम। बाइनरी फाइल्स की खासियत क्या होती है, बाइनरी फाइल्स की खासियत ये होती है कि हम इसको सी लैंग्वेज का प्रोग्राम यूज़ करके ही इस फाइल को बना सकते हैं। इसमें कोई चीज़ लिखना हो तो उसी प्रोग्राम को यूज़ करके लिख सकते हैं, और इसमें जो भी चीज़ लिखी हुई है इसको अगर पढ़ना हो तो भी हम सी लैंग्वेज का यूज़ करके ही इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कोई चीज़ पढ़ नहीं सकते। कोई चीज़ इसमें एडिट करना, कोई चेंजेस करना, तो सारे चेंजेस हमारा किसकी मदद से होगा, हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से ही होगा, न कि नॉर्मली हम जाके, जैसे टेक्स्ट फाइल है ना, जैसे नोटपैड में जो भी चीज़ें लिखना रहता है, एडिट करना रहता है, नॉर्मली एडिट कर लेते हैं, बट बाइनरी फाइल्स में वो काम हम नहीं कर सकते। मोर सिक्योर एज दे आर नॉट ईजी रीडेबल। इस तरह के फाइल बहुत ज़्यादा सिक्योर होते हैं क्योंकि आप डायरेक्टली उसको ओपन करके रीड नहीं कर सकते, उसके अंदर का कंटेंट रीड नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, क्योंकि वो बाइनरी फॉर्मेट में रहते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सिक्योर भी होते हैं, ठीक है। दे आर जनरली स्टोर्ड विथ .bin फाइल एक्सटेंशन। इसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो .bin होता है, ठीक है, .bin। जैसे मान लीजिए फाइल का नाम है h.bin, इस नाम से हमारा क्या होगा, बाइनरी फाइल सेव होगा। लेकिन जो txt फाइल है वो किस में सेव होगा, .txt। इसको हम एडिट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। नॉर्मली अगर ओपन करके रीड करना चाहे उसके अंदर के कंटेंट को रीड कर सकते हैं, एडिट करना चाहे तो एडिट कर सकते हैं, कोई चीज़ चेंज करना चाहे तो। बट बाइनरी फाइल्स के अंदर वो सारा काम हम नहीं कर सकते डायरेक्टली। उसमें चेंजेस वगैरह करने के लिए, रीड करने के लिए, समझने के लिए हमको सी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इतना समझ में आए, ये दोनों हमारे टाइप्स के फाइल होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या क्या हम ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हम सीखने वाले इस वीडियो के अंदर। बेसिकली फाइल ऑपरेशन से रिलेटेड हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं, फाइल को कैसे ओपन किया जाता है, फाइल में से कैसे चीज़ें को रीड कर सकते हैं, कैसे उसके अंदर राइट कर सकते हैं, और कैसे फाइल को क्लोज करते हैं। अब सबसे पहला यहाँ पे हमारा ऑपरेशन है, बट उससे पहले हम यहाँ पे फाइल पॉइंटर्स के बारे में जान लेते हैं। फाइल पॉइंटर्स क्या है। फाइल पॉइंटर्स एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिना इसके यूज के आप फाइल के साथ कोई भी काम नहीं कर सकते। बेसिकली फाइल पॉइंटर समझ लीजिए ना, एक टाइप का हमारा डेटा टाइप है, ठीक है। वो इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाओ तो एक टाइप का हमारा डेटा टाइप है जिसमें हम फाइल्स स्टोर करते हैं। क्या स्टोर करते हैं, फाइल्स। अच्छा नहीं समझ में आया, चलिए इसको समझिए।
इंट ए लिख के अगर मैं 25 लिखूँ तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ए के अंदर इंटीजर वैल्यूज आ रही है। कौन सी इंटीजर वैल्यू भैया? 25। और इंट क्या है? इंट हमारा एक डेटा टाइप है जो कि इंटीजर रखने के लिए काम आता है। वैसे ही फाइल पॉइंटर जो है वो फाइल रखने के लिए काम आता है कि कोई टेक्स्ट फाइल है उसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिए उसके पूरे पाथ को, और उसके बाद उसको क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उस फाइल का एड्रेस पूरा हम स्टोर करा दिए एक वेरिएबल के अंदर, तो वो हमारा फाइल पॉइंटर काम करता है। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, व्हाट इज़ अ फाइल पॉइंटर। फाइल पॉइंटर क्या होता है? अ फाइल पॉइंटर इन सी इज़ अ पॉइंटर ऑफ अ टाइप फाइल एस्ट्रिक। जो हमारा फाइल पॉइंटर एक टाइप का पॉइंटर है जिसको हम ऐसे लिखते हैं FILE फाइल, जो कि कैपिटल लेटर में रहता है, और एक एस्ट्रिक सिंबल लगाते हैं और उसके बाद हम अपने फाइल का वेरिएबल बनाते हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे फाइल पॉइंटर समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिखा हुआ है, तो अगर आप लिखना चाहो तो फाइल पॉइंटर का डेफिनेशन है। अब यहाँ पे आता है हाउ टू डिक्लेयर अ फाइल पॉइंटर। फाइल पॉइंटर को कैसे डिक्लेयर करते हैं और इसका यूज कैसे करेंगे। अभी जब मैं आपको कोड करके दिखाऊंगा ना तो आपको यहाँ पे एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि बेसिकली फाइल कर क्या रहा है। ये जो फाइल है ये समझ लीजिए हमारा एक टाइप का डेटा टाइप है। ठीक है, ये क्या करता है? ये हमारा जो फाइल होता है, मान लीजिए हमने क्या किया, हमने एक टेक्स्ट फाइल, ठीक है, टेक्स्ट फाइल जो है जो कि कहीं रखी हुई है, हम क्या करें, वो मान लीजिए फाइल कहीं सी ड्राइव के अंदर एक यूज़र नाम का फोल्डर है, उस यूज़र नाम के फोल्डर के अंदर एक न्यू फोल्डर है, उसके अंदर हमारा एक TXT फाइल रखा हुआ है। ठीक, TXT फाइल रखा हुआ है यहाँ पे। हम बेसिकली करते क्या है, पॉइंटर क्या करता है? पॉइंटर एड्रेस स्टोर करवाता है। तो ये क्या करेगा, वो हम क्या करेंगे, इस फाइल का जो भी एड्रेस है वो एड्रेस हम किसके अंदर लेते आएंगे, हम इस वेरिएबल के अंदर लेते आएंगे, और इस वेरिएबल के अंदर एड्रेस भेजने का जो काम करेगा वो काम करेगा हमारा ये फाइल पॉइंटर काम करेगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या करते हैं, उसका एड्रेस ले लेते हैं, और अब हम ये जानते हैं कि हम एड्रेस में कोई चेंजेस करेंगे तो उसके वैल्यू के अंदर भी चेंजेस होता चला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हम लोगों ने पॉइंटर में पढ़ी हुई थी, तो वही काम सेम हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे हम फाइल को ओपनिंग करना सीखेंगे कि फाइल को ओपन कैसे करते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि फाइल ओपनिंग का मतलब क्या है। अब थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा। बेसिकली जब भी ये टॉपिक पढ़ाया जाता है फाइल ओपनिंग, तो लोग समझते हैं कि हम सी लैंग्वेज से किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं, जैसे डबल क्लिक करके ओपन करते हैं ना, वैसे ओपन कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं। नॉर्मली आप कंप्यूटर चलाते हैं तो कोई भी फाइल है, मान लीजिए टेक्स्ट फाइल है, उस पर कोई काम करने के लिए हम फाइल को सबसे पहले क्या करते हैं, ओपन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे है, ये पे सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कोई फाइल को ओपन करना। मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा एक फाइल है, ठीक है, टेक्स्ट फाइल ये बना हुआ है, टेक्स्ट फाइल मैं चाहता हूँ इसको ओपन करना। तो मैं इसको ओपन करने के लिए डबल क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करके सबसे पहले क्या करूँगा, इसको ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद ही मैं यहाँ पे कोई काम करूँगा। ठीक है, तो पहला प्रोसेस, कोई भी काम करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, फाइल को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, सी लैंग्वेज की मदद से भी हम सबसे पहले क्या सीखेंगे, सबसे पहले फाइल को ओपन करना सीखेंगे। ठीक है, फाइल को ओपन करके उसके बाद ही हम उसके अंदर कोई काम कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमारा ये काम हो गया। ठीक है, ये काम हो गया। अब हमको अगर कोई दूसरा काम करना है तो इस फाइल को बंद करेंगे, ऐसे छोड़ देंगे। नॉर्मली आप बताइए, रियल लाइफ एग्जांपल से आप बताइए। मान लीजिए फाइल में हमने कंप्यूटर में ओपन किया नोटपैड, और इस पर हम लोगों ने कोई चीज़ लिख दिया। ठीक है, कोई चीज़ यहाँ पे लिख दिया। अब एक बात बताइए, इसको ऐसे छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। हम क्या करेंगे, ये काम पूरा होने के बाद हम इसको कट कर देंगे। सिंपली क्या कर रहे हैं, फाइल को क्लोज कर रहे हैं। सेम वही काम हम सी लैंग्वेज के अंदर भी करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे, और फाइल को ओपन करने के बाद हम फाइल को क्लोज भी करेंगे। बीच में उसके अंदर जो भी काम करना रहेगा वो काम भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम सीखते हैं कि फाइल को ओपन कैसे करते हैं। देखिए, फाइल को ओपन करने के अलग अलग तरीके होते हैं। सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना है कि हम फाइल को किस लिए ओपन कर रहे हैं अपने सी लैंग्वेज के अंदर। सी लैंग्वेज कोड का यूज़ करके किसी फाइल को क्यों ओपन कर रहे हैं, उसका अलग अलग पर्पज हो सकता है। सबसे पहला पर्पज क्या है, हम फाइल को सिर्फ रीड करना चाहते हैं। रीड करने का मतलब ये है कि उसके अंदर जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उसको हम क्या करना चाहते हैं, उसके अंदर का जो भी कंटेंट लिखा हो उस कंटेंट को हम रीड करना चाहते हैं, या डिस्प्ले करना चाहते हैं, प्रिंट कराना चाहते हैं, या पढ़ना चाहते हैं। पहला पर्पज हो गया कि फाइल को रीड करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आर सिंबल का यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे, वो अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि हम कोई फाइल ओपन करें, और ओपन करने के बाद उसमें हम कोई चीज़ लिखना चाहते हैं, मतलब कोई नई चीज़ उसमें एंट्री करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने एक नोटपैड फाइल ओपन किया, अब इसके अंदर आपको कुछ लिखना है। आपका मेन पर्पज़ क्या है, इसके अंदर कोई काम करना है, लिखना है। तो उसको हम किस मोड में ओपन करेंगे, उसको हम ओपन करेंगे W मोड में, जिसे हम राइट मोड बोलते हैं। अब ये आर क्या लिखा हुआ है, ये कैसे यूज होता है, वो मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल समझिए, अगर आर लिखा हो तो उसका क्या मतलब है। आर लिखा मतलब ओपन्स द फाइल फॉर रीडिंग। आप फाइल को ओपन करेंगे रीडिंग करने के लिए।
द फाइल मस्ट एग्जिस्ट, इसका पहला कंडीशन क्या होगा? अच्छा मान लीजिए कोई फाइल है ही नहीं, तो आप उसको ओपन कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, इसलिए उस फाइल का होना ज़रूरी है। आप जहाँ से भी उसको ओपन करना चाहते हैं वो फाइल होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर फाइल नहीं होगा तो हमारा जो पॉइंटर है वो पॉइंटर नल रिटर्न करेगा। नल मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई फाइल नहीं है, ठीक। हम जब वहाँ पे W यूज़ करेंगे तो W क्या करता है? वो फाइल को भी ओपन करने का काम करता है, लेकिन किस मोड में? राइटिंग मोड में। मतलब कि अगर आप फाइल ओपन हो गई तो हम उसके अंदर कोई चीज़ लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। लेकिन अगर वो फाइल एग्जिस्ट हुई, मतलब वो फाइल एग्जिस्ट नहीं हुई, अगर वो फाइल आपका मौजूद नहीं है तो ये क्या करेगा? एक नया फाइल बना देगा। क्या करेगा? एक नया फाइल बना देगा, न्यू फाइल क्रिएट कर देगा। W क्या करता है? W नया फाइल बनाने का भी काम करता है, ठीक है। अभी आपको, मुझे पता है यहाँ पे थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो रही है, बट अभी आप कोड देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस यहाँ पे बेसिक ओवरव्यू आप समझो। तीसरा क्या है? ए है। ए बेसिकली क्या होता है? अपेंड होता है। अपेंड का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कोई चीज़ ऑलरेडी लिखी हुई है, आपने फाइल को ओपन किया और इसके अंदर कोई और चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं, तो वो हम किस मोड में ओपन करेंगे? अपेंड के मोड में ओपन करेंगे। आप सोचोगे भैया राइट का भी तो वही काम है, कोई फाइल ओपन कर रहे हैं उसके अंदर कोई चीज़ लिखना है, तो राइट बेसिकली करता क्या है? मान लीजिए यहाँ पे कोई फाइल है, ठीक। अगर इसके अंदर कोई चीज़ लिखी हुई है ऑलरेडी पहले से, तो जब हम राइट मोड में ओपन करते हैं और उसके अंदर कोई नई एंट्री करते हैं, मान लीजिए आपने क्या किया, आपने कुछ और लिखा उसके अंदर, सपोज इसके अंदर H लिखा हुआ, आपने फिर बाद में PORT लिखा, ठीक है। अब ये क्या करेगा? H को हटा देगा और इसके अंदर PORT लिख देगा, मतलब H को हट जाएगा और PORT बस आ जाएगा। ऐसे ही आपने बाद में कुछ और लिखा, मान लीजिए आपने लिखा कम, ये बेसिकली करेगा क्या? पोर्ट को हटा के उसके अंदर कम कर देगा, ठीक है। तो ये ओवर राइड करते हैं, इसे क्या बोलते हैं? ओवर राइड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ओवर राइड बोलते हैं। ये कौन काम करता है? वो हमारा W करता है, जिसे हम राइट मोड में जब ओपन करेंगे तब ये काम होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? अपेंड मोड। मैंने बताया अपेंड मोड क्या करता है कि कोई चीज़ ऑलरेडी इसमें लिखी हुई है, मान लीजिए ये यहाँ पे कोई चीज़ लिखी हुई है, ठीक, तो इसको हटाता नहीं है, ठीक इसी के नीचे जो भी आप नया कंटेंट ऐड करेंगे वो यहाँ पे ऐड कर देगा। इतना समझ में आया? ओके। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नेक्स्ट हमारा R+ है। R+ क्या करता है? फाइल को ओपन करता है किस में? आप उस जब इस R+ मोड में ओपन करेंगे तो आप फाइल को रीड भी कर सकते हैं और फाइल को राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। W+ क्या करता है? W+ में जब आप ओपन करेंगे तो फाइल को रीड भी कर सकते हैं और फाइल को राइट भी कर सकते हैं। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो रही है, बट यहाँ पे आप थोड़ी चीज़ें देख लीजिए। A+ क्या करता है? रीडिंग करता है, अपेंडिंग करने का काम करता है। बाइनरी फाइल को भी हम ओपन करते हैं जब, तो बाइनरी फाइल के लिए हम RB यूज़ करते हैं, W भी यूज़ करते हैं, A भी यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। अब मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो रही है, बट फिलहाल अभी ये भूल जाइए, ठीक है। अभी जितनी भी चीज़ें मैंने बताई थोड़ी देर के लिए उसको पेंडिंग रखते हैं और एक एक चीज़ हम समझते हैं, फाइल को एक एक मोड में ओपन करके देखते हैं। सबसे पहले तो स्टेटमेंट दिया हुआ है, राइट अ कोड टू ओपन एंड क्लोज टेक्स्ट फाइल इन दी रीडिंग मोड। हमको क्या करना है? हमको एक टेक्स्ट फाइल ओपन करना है, ओपन करने के बाद उसको क्लोज भी करना है। और किस मोड में ओपन करना है? रीडिंग मोड में ओपन करना है, कि हम फाइल को ओपन कर रहे हैं तो हम फाइल के अंदर कुछ पढ़ना चाहते हैं। फिलहाल पढ़ेंगे नहीं, बस उसको ओपन करना सीखेंगे और क्लोज करना सीखेंगे। दो चीज़ें हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले क्या सीखने वाले हैं? हम सबसे पहले सीखने वाले हैं ओपन कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं। तो चलिए इसको सीखते हैं। अब ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना ले रहा हूँ, ठीक है। और इस फोल्डर का नाम मैं रख दे रहा हूँ C रख दे रहा हूँ। क्या रख दे रहा हूँ? C रख दे रहा हूँ। बस C यहाँ पे रख दिया फोल्डर का नाम। अब इसी के अंदर हम सारा काम करने वाले हैं। C के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक फ़ाइल पहले बना लेता हूँ, क्योंकि फाइल रहेगी नहीं तो हम ओपन कैसे करेंगे। तो मैंने यहाँ पे न्यू लिखा, न्यू लिख के मैंने टेक्स्ट लिख दिया और यहाँ पे मैं फ़ाइल बना लेता हूँ। फाइल का नाम रख देता हूँ दया नहीं, डेटा, ठीक है। ये हमने क्या रख दिया? डेटा रख दिया फाइल का नाम। अब डेटा रख दिया, डेटा को हम ओपन करते हैं, उसके अंदर कुछ लिख देते हैं। तो क्या लिख देते हैं भैया? ये कुछ चीज़ें मैंने इसके अंदर लिख दिया, इसको सेव कर दिया, सेव करके हम रख दिए। ये हमारा फाइल है, ठीक है। अब क्या करते हैं? अब बेसिकली हम कोड ब्लॉक ओपन करते हैं। ये मैंने कोड ब्लॉक ओपन कर लिया। यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं, Ctrl+Shift+N, सेव करते हैं इसको। और सेव करने के बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ? फाइल हैंडलिंग .c नाम से। अब इसको सेव कहाँ करते हैं? सेव हम उसी फोल्डर के अंदर करते हैं, C फोल्डर के अंदर। देखिए ये हमने फोल्डर बनाया था जिसके अंदर हमारा डेटा फाइल था। ये C फोल्डर हमने डेस्कटॉप के ऊपर बनाया था, डेस्कटॉप के अंदर ये C फोल्डर है, उसी के अंदर हम सेव कर लेते हैं। ये मैंने सेव कर लिया C फाइल। और एक बार हम फोल्डर के अंदर चल के देखते हैं तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा C फाइल हैंडलिंग नाम से वो हमारा फाइल बन चुका है, ठीक है। अब इसी फाइल के अंदर हमारा क्या है? इसी फाइल के अंदर हमारा ये डेटा वाला भी है, ठीक है। data.txt जो हम लोग ने अभी टेक्स्ट फाइल बनाया था। ये क्यों बनाया था इसको हम लोग अभी सीखेंगे,
ताकि इसी की मदद से हम क्या कर सकें, फाइल को ओपन करना सीख सकें। इसी फाइल को सी लैंग्वेज की मदद से ओपन करना सीखेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कोड लिखते हैं अपना जो बेसिक बॉयलर कोड है, इंक्लूड stdio.h, ठीक, यहाँ पे इंट मेन फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे मेन फंक्शन हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपना फाइल पॉइंटर बनाते हैं। फाइल पॉइंटर बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा फाइल कैपिटल लेटर में, उसके बाद एस्ट्रिक लगा के आप कोई नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ FILE लिख देता हूँ फाइल। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने एक फाइल पॉइंटर का वेरिएबल बना दिया। अब ये वेरिएबल क्या करेगा, ये वेरिएबल जो हमारा ये डेटा नाम का फाइल है ना, इसका एड्रेस स्टोर करके रखेगा। ठीक है, तो इसका एड्रेस कहाँ है, जो हमारा सी लैंग्वेज का फाइल बना है, जो हमारा सी लैंग्वेज का फाइल बना है, ये हमारा सी लैंग्वेज का फाइल बना है, ये जहाँ पे सेम वहीं पे हमारा क्या है, वहीं पे हमारा ये भी टेक्स्ट वाला भी फाइल है। ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ पे कैसे करेंगे, इसको फाइल को सबसे पहले ओपन करना सीखेंगे। बेसिकली हम सीख क्या रहे हैं, हम सीख रहे हैं फाइल ओपनिंग। बस हमारे साथ आप कोड करते जाइए, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। फाइल को ओपन करने के लिए सी लैंग्वेज हमको एक फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसका नाम है एफ ओपन, स्मॉल लेटर में क्या नाम है, एफ ओपन। ठीक, एफ ओपन के अंदर हम दो चीज़ें पास करते हैं। दो चीज़ें पास क्या करते हैं कि ये सबसे पहला हम फाइल का नाम, किस फाइल को ओपन करना है पहला, दूसरा जो फाइल हम ओपन कर रहे हैं वो किस काम के लिए ओपन कर रहे हैं, उसको रीड करना चाहते हैं। रीड करने का मतलब उसमें जो डेटा लिखा है वो अपने सी लैंग्वेज के अंदर रीड करना चाहते हैं। दूसरा, या तो फाइल के अंदर कुछ लिखना चाहते हैं। तीसरा, फाइल के अंदर कुछ अपेंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारे काम करने के लिए फ़िलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो पैरामीटर पास करते हैं। सबसे पहला पैरामीटर हमारा क्या होगा, यहाँ पे डबल कोड के अंदर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किस फाइल को ओपन करना है। तो हमारा जो फाइल का नाम वो क्या है, data.txt, data.txt। ठीक है, data.txt। दूसरा यहाँ पे हम एक और पैरामीटर पास करेंगे, वो भी डबल कोड के अंदर। क्या पास करेंगे इसके अंदर हम आर पास कर देते हैं। आर मतलब क्या होता है, रीडिंग मोड में हम फाइल को अपना ओपन तो करना चाहते हैं, लेकिन क्या करने के लिए, रीड करने के लिए। ठीक है, पहले रीड करने के लिए ओपन करते हैं, बाद में राइट करने के लिए, अपेंड करने के लिए भी सीखेंगे। अब ये जो फाइल का लोकेशन है वो इसके अंदर हमारा आ जाएगा। अब इसको चेक करने का एक तरीका होता है कि क्या हम लोगों ने जो फाइल का लोकेशन दिया है, जो भी सारी चीज़ें दी हुई हैं वो सही है कि नहीं, क्या हमारा फाइल का जो लोकेशन वो इस वाले वेरिएबल के अंदर आया है कि नहीं, वो चेक करेंगे। तो दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, चेकिंग, अरे यार CHECK, चेकिंग दी फाइल। क्या करेंगे, फाइल को चेक करेंगे कि फाइल है कि नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ फाइल, जो हमारा फाइल है, ये फाइल है, फाइल इज़ नॉट इक्वल टू नल, सॉरी नॉट इक्वल टू नहीं, यहाँ पे इक्वल टू होगा, इक्वल टू नल। नल मतलब क्या होता है, अब ध्यान से देखिए, ये जो नल है ना, ये प्री डिफाइंड हमारा कीवर्ड है जो कि सी लैंग्वेज हमको प्रोवाइड कराता है। ये नल कीवर्ड क्या चेक करता है कि क्या इस फाइल के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं आई है, क्या ये फाइल खाली है। अच्छा, ये फाइल खाली कब रहेगी, जब हमारा यहाँ पे डेटा में कोई मिस्टेक होगा। फाइल ओपन करना चाहते हैं, फाइल ओपन नहीं हो रही है, लोकेशन हमने गलत दे दिया फाइल का, या फाइल का एक्सटेंशन गलत लिख दिया, या नाम गलत लिख दिया है। ठीक है, और वो फाइल है ही नहीं, तो वो ओपन नहीं होगा। ओपन नहीं होगा तो इस वेरिएबल के अंदर आएगा नहीं, तो ये क्या होगा, नल हो जाएगा। अगर ये नल होता है तो हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे। क्या मैसेज प्रिंट करवा देंगे, printf, और यहाँ पे लिख देंगे नो फाइल एग्जिस्ट, मतलब कि कोई फाइल है ही नहीं। अच्छा, इसको भी अभी चेक करके देखेंगे। ठीक है, और यहीं पे हम क्या कर देंगे, प्रोग्राम को ख़त्म कर देंगे। ख़त्म कर देंगे। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रिटर्न कीवर्ड। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम यहाँ पे एक और मैसेज प्रिंट कर देंगे, printf में क्या प्रिंट कर देंगे, फाइल ओपनड सक्सेसफुली। ठीक है, ये मैसेज हम लोगों ने प्रिंट कर दिया, शिफ्ट हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया और सेमीकोलन। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने यहाँ पे फाइल ओपन करना सीखा। अब एक बार हम कोड को रन करवाते हैं। कोड को मैंने रन करवाया। अब देखिए यहाँ पे मैसेज क्या है, फाइल ओपन सक्सेसफुली। अब यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज होंगे कि यार फाइल तो कहीं ओपन ही नहीं हुई, ये जो data.txt नाम का फाइल है ये तो कहीं ओपन ही नहीं हुआ। तो फाइल ओपन होने का, यहीं पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। फाइल ओपन होने का मतलब ये नहीं कि फाइल ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से उस फाइल को ओपन नहीं करेंगे। बेसिकली फाइल ओपन होने का मतलब ये है कि जो आपका कोड है
इसको उस फाइल के अंदर एक्सेस मिल गई है। एक्सेस मिल गई है मतलब उस फाइल के अंदर ये क्या कर सकता है, चीज़ों को इधर उधर कर सकता है, चेंज कर सकता है, एडिट कर सकता है। ठीक है, ये फाइल क्या कर लिया, सी लैंग्वेज ने फाइल को ओपन कर लिया है, मतलब उस फाइल के अंदर इसकी एंट्री हो गई है और वहाँ पे जो भी चेंजेस करना चाहता है वो चेंजेस कर सकता है। ठीक है, अच्छा एक बार और हम क्या करते हैं, एक छोटा सा काम करते हैं, हम बेसिकली यहाँ पे इसको हटा देते हैं या इसमें मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हूँ, dat.txt नाम का कोई फाइल है हमारे यहाँ पे, देखिए ध्यान से देखिए, डेटा है ना, data.txt है, लेकिन dat.txt हम लोगों ने लिखा है। अब देखते हैं क्या मैसेज प्रिंट होता है। तो मैंने यहाँ पे रन करा है, क्या लिखा है, नो फाइल एग्जिस्ट, कोई भी फाइल इस तरीके का मौजूद नहीं है हमारा जो भी यहाँ पे ये डायरेक्टरी है, इस डायरेक्टरी के अंदर कोई भी डैट नाम का फाइल एग्जिस्ट नहीं है। इसलिए क्या कर रहा है ये, यहाँ पे चेक किया कि क्या फाइल में कोई वैल्यू आई है, अगर ये फाइल की वैल्यू नल है, कोई नहीं है, तो ये नल हो जाएगा, नल हो जाएगा तो इसके अंदर आएगा, कंडीशन के अंदर ये मैसेज प्रिंट कर देगा और ये रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है, हम लोगों ने यहाँ पे अपना फाइल ओपन करना सीख लिया है। तो इस तरीके से फाइल को ओपन करते हैं और फाइल ओपन करने के बाद इस तरीके से हम क्या करते हैं, फाइल को चेक करते हैं। ठीक है, जो भी हमारा फाइल है वो फाइल ओपन हुआ है कि नहीं हुआ है। अब यहाँ पे देखिए फाइल ओपन करना सीख गए, अब फाइल को क्लोज करना सीखते हैं। बेसिकली बीच में हम अब बाद में सारा काम भी करना सीखेंगे, पहले हम ओपन करना क्लोज करना सीख लेते हैं। तो ओपन करने के लिए बेसिकली आपको फाइल पॉइंटर बनाना है, उस फाइल का एस्ट्रिक ऐसे नाम से पॉइंटर बनाना है, एफ ओपन फंक्शन का यूज़ करके फाइल का नाम लिखना है और किस मोड में आपको ओपन करना है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, फाइल को क्लोज करना सीखते हैं। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, फाइल को अगर क्लोज करना होगा तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे कुछ नहीं, एफ क्लोज फंक्शन का यूज़ करके हम इसी वेरिएबल को इसके अंदर पास कर देंगे। किस वेरिएबल को, ये जो हमारा फाइल है, ठीक है, इसी को हम क्या करेंगे, इसके अंदर पास कर देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर जब पास कर देंगे तो जो हमारी फाइल ओपन हुई थी वो फाइल क्या हो गई है, क्लोज हो गई है। बस आपको इतना ही लिखना और आपकी फ़ाइल क्लोज हो जाएगी। अब इसको रन कराते हैं तो यहाँ पे देखिए फाइल हमारी ओपन हुई है सक्सेसफुली और ये फाइल क्लोज भी हो गई है। ठीक है, इतना समझ में आया। सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, फाइल को ओपन करना सीखा, फाइल को क्लोज करना सीखा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, फाइल को ओपन कर लिए, फाइल को रीड फॉर्म में ओपन कर लिए। अब उसके अंदर कोई चीज़ रीड करना हो तो वो उसको कैसे रीड कर सकते हैं। उसको रीड करने के दो तरीके हैं। पहला हमारा एफ स्कैन एफ फंक्शन का यूज़ करें। किसका यूज़ करें, एफ स्कैन एफ फंक्शन का यूज़ करें। दूसरा एफ गेट्स का यूज़ करके हम रीड कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं इसको रीड कैसे करते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जब मैं ये डेटा नाम का फाइल ओपन करता हूँ तो इसके अंदर ये सारा टेक्स्ट लिखा हुआ, मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट को मैं सी लैंग्वेज कमांड स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करा सकूँ। तो बेसिकली उसके लिए करेंगे क्या, फाइल हमारा ओपन हो चुका है, किस मोड में ओपन हुआ है, रीड मोड में ओपन हुआ है। ठीक है, अब इसका कोई काम नहीं है, हम लोगों ने एक बार चेक कर लिया कि ठीक है भैया हमारे फाइल में डेटा आ रहा है, हम लोगों ने चेक कर लिया, अब इसको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, हमको पता चल गया कि हमारा फाइल ओपन हो गया। अब फाइल ओपन होने के बाद हम क्या करेंगे, उसको रीड करेंगे। रीड करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली इसके अंदर ध्यान से देखिए, इस फाइल के अंदर ये जो भी चीज़ें मौजूद है किस फॉर्मेट में है, इंटीजर फॉर्मेट में है नहीं, फ्लोट में है नहीं, किस फॉर्मेट में है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। ठीक है, तो हम बेसिकली करेंगे क्या, एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाएंगे। तो स्ट्रिंग वेरिएबल बनाने के लिए हम कैरेक्टर एरे का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैर लिखेंगे और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइन्स लिख देता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं साइज़ दे देता हूँ इसकी 100 साइज़ दे दिया। अब क्या करेंगे, अब इस फाइल के अंदर हमको जो भी वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल के अंदर भेज देंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एफ स्कैन एफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसमें तीन चीज़ें पास करते हैं। तीन चीज़ें क्या पास करते हैं, सबसे पहला पास करते हैं अपना फाइल पॉइंटर मतलब ये। ठीक है, कहाँ से रीड करना है, हमको इस फाइल से रीड करना है। अब इस फाइल के अंदर जाएगा तो देखेगा ये हमारा data.txt नाम का फाइल है, उसके अंदर चला जाएगा। अच्छा, उसके अंदर हम क्या रीड कर रहे हैं, स्ट्रिंग रीड कर रहे हैं, इसलिए हम स्कैन एफ में, अच्छा नॉर्मली हम स्कैन एफ फंक्शन का यूज़ करते हैं तो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं वैल्यू को स्टोर कराने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली हम भी क्या करें, इस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करा रहा है, वो वैल्यू किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की है, तो हम %s सिंबल का यूज़ कर लेंगे, कॉमा लगा के। अब किस वेरिएबल के अंदर रखना है, लाइन्स वेरिएबल के अंदर रखना है, तो हम इसको भी यहाँ पे से लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सिंटेक्स होता है। ये हमारा क्या हो गया, फाइल के अंदर का जो भी डेटा था वो हमारा इस वाला वेरिएबल जो लाइन्स नाम का हम लोगों ने वेरिएबल बनाया इसके अंदर आकर स्टोर हो गया है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। अच्छा, इसको एक बार प्रिंट करा के देखते हैं क्या प्रिंट होता है। प्रिंट एफ लिखने के बाद यहाँ पे %s सिंबल का यूज होगा। क्या लिख रहा हूँ मैं, %s सिंबल, और यहाँ पे मैं लाइंस को पास कर देता हूँ। ठीक है, बेसिकली लाइंस को पास कर दिया और अब मैं इसको अगर प्रिंट कराऊँ,
यहाँ पे देखिए क्या आया हमारा GEKKI, ये हमारा आया। अच्छा ये क्यों आया, ध्यान से समझिए। हमारा बस इतना है GEKKI। अगर मैं देखिए, अगर मैं ये स्पेस हटा दूँ, ये इस स्पेस हटा दूँ और इसको सेव कर दूँ, ठीक है, ये सेव कर दिया, इसको कट किया, दोबारा मैं रन करवाता हूँ। अब देखिए क्या है GEKKISDC। बेसिकली हम लोगों ने सीखा था कि जो स्कैनफ फंक्शन होता है उसमें जब हम स्ट्रिंग वेरिएबल का इनपुट लेते हैं तो वो स्पेस को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। स्कैनफ फंक्शन में जब भी हम स्ट्रिंग का इनपुट कराते हैं तो वो किसी स्पेस को सपोर्ट नहीं करता। हम पिछले कुछ वीडियोज़ में ये चीज़ें पढ़े थे जब हम स्ट्रिंग का इनपुट आउटपुट सीख रहे थे। सेम वही प्रॉब्लम हमारा यहाँ पे भी हो रहा है। एफ स्कैनफ यूज़ करने से हम क्या करें, जैसे ही स्पेस आ रहा है हमारे नोटपैड के अंदर, जो भी हम लोगों ने यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखिए GEKKISDC के बाद जैसे स्पेस आया इसको क्या कर दिया, ये टर्मिनेट कर दिया, मतलब छोड़ दिया, आगे का डेटा स्टोर नहीं किया। तो एफ स्कैनफ का तो यूज़ कर सकते हैं, बट क्या करेगा, जो भी स्पेस रहेगा उस स्पेस को सपोर्ट नहीं करेगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक और फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम है गेट्स का, जो कि नॉर्मली हम गेट्स फंक्शन यूज़ करते थे। अब यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, एफ गेट्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। स्कैनएप का हम लोगों ने यूज़ करके देख लिया। एफ स्कैनएप बेसिकली इस तरीके से यूज़ करते हैं, इतना समझ में आया। क्या करेंगे, एफ गेट्स फंक्शन लिखेंगे। एफ गेट्स फंक्शन लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये वेरिएबल पास करेंगे, किस वेरिएबल के अंदर हमको वैल्यू भेजना है, तो हमको लाइन्स के अंदर वैल्यू भेजना है। सेकेंड हम यहाँ पे साइज ऑफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। साइज ऑफ फंक्शन का यूज़ करके हम क्या करेंगे, इस लाइन्स को इसके अंदर पास कर देंगे। तो बेसिकली इसको इतना पता चल जाएगा कि इसकी साइज़ कितनी है, किसकी साइज़ कितनी है, जो लाइन्स है उसके अंदर साइज़ कितनी है, उसी साइज़ के हिसाब से उसमें से जो भी स्ट्रिंग आएगा उसके अंदर पेस्ट कर देगा। यहाँ पे हम तीसरा पैरामीटर भी अपना पास करेंगे। तीसरा पैरामीटर क्या पास करेंगे कि हमको किसके अंदर से डेटा चाहिए, तो हमको फाइल के अंदर का डेटा चाहिए, तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 पैरामीटर हम लोगों ने पास किया। पहला पैरामीटर क्या पास किया कि हमको किसके अंदर का डेटा चाहिए, पहला पैरामीटर हम लोगों ने क्या पास किया कि किसके अंदर डेटा चाहिए, वो वेरिएबल का नाम लिख देंगे। दूसरा उस वेरिएबल का साइज़ लिख देंगे। यहाँ पे साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, इस वेरिएबल की साइज़ बताता है कि कितनी साइज़ है इसकी, ठीक है, ताकि उसी हिसाब से जो हमारा फाइल के अंदर डेटा है वो इसके अंदर डाल सके। ये तीनों चीज़ें लिख दिए। अब इसको हम प्रिंट करा के देखते हैं। पहले एफ स्कैनएफ का यूज़ करके देख लिए, अब एफ गेट्स फंक्शन का यूज़ करके हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जब यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा है तो अब यहाँ पे देखिए हमारा पूरा सेंटेंस आ रहा है GEKKISDC, जो भी लिखा हुआ था हमारे टेक्स्ट नोटपैड के अंदर वो सारी चीज़ें हमारा आ रहा है। स्पेस को भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हम स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ कर रहे थे तो स्पेस को सपोर्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम फाइल के अंदर का डेटा रीड कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली मान लीजिए डेटा है, इसके अंदर मैं अगर कुछ और लिख दूँ, क्या लिख दूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़, शेयर फॉर मोर वीडियोज़, लाइक फॉर मोटिवेशन, ठीक है। ये मैंने कुछ चीज़ें लिख दी, सेव कर दिया इसको। अब क्या करते हैं, हम अपना यहाँ पे आते हैं, इस फाइल को दोबारा रन करवाते हैं। अब जब मैं दोबारा रन करवा रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए क्या है, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़, और इसके नीचे का नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे उसके नीचे हमारा क्या हुआ है, उसके नीचे हमारा \n का यूज हुआ है, मतलब लाइन चेंज हो गई है, इसलिए वो नहीं हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व की। प्रॉब्लम क्या सॉल्व की कि हम लोग क्या कर सकते थे, हम लोग इस एफ स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ तो कर सकते थे, लेकिन एफ स्कैनएफ फंक्शन स्पेस को सपोर्ट नहीं करता था। इसलिए हम क्या किए, एफ गेट्स फंक्शन का यूज़ किए, ठीक है, और उसको हम क्या किए, यहाँ पे प्रिंट भी करा दिए। अब आपके लिए यहाँ पे 2 टास्क है। पहला टास्क क्या है, आप अभी इसको वीडियो को पॉज करके कीजिए। आपको एक कोड लिखना चाहिए प्रोग्राम का, जिसमें एक टेक्स्ट फाइल को एफ स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ करके उसके अंदर की चीज़ों को रीड करना है, ठीक। दूसरा क्या करना है, दूसरा आपको एफ गेट्स फंक्शन का यूज़ करके उसके अंदर की चीज़ों को रीड करना है। दोनों फंक्शन को यूज़ करके आपको उसके अंदर की चीज़ें रीड करना है और इसका आपको सी लैंग्वेज का कोड लिखना है। वीडियो को पॉज कीजिए और अभी वो कोड लिखिए। सो हम लोगों ने यहाँ पे रीडिंग पढ़ लिया है। अब हम लोग को यहाँ पे राइटिंग टू अ फाइल पढ़ना है। फाइल के अंदर से कंटेंट हम लोगों ने रीड करना सीख लिया है कि उसके अंदर के जो कंटेंट है उसको कैसे रीड कर सकते हैं। नाउ द 9th वन हमको क्या पढ़ना है यहाँ पे कि कैसे एक नया फाइल बना सकते हैं और साथ में हम उसके अंदर कुछ लिख कैसे सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मान लो हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं, टू डू एप्लीकेशन बना रहे हैं। टू डू एप्लीकेशन समझते हैं ना, टू डू एप्लीकेशन जहाँ पे हम अपना डेली का टास्क वगैरह लिखते हैं। तो हम लोगों ने किया हम लोगों ने एक एप्लीकेशन बनाया, ठीक है। उस एप्लीकेशन में क्या है कि अगर हम ये एप्लीकेशन बना रहे हैं, रन करवा रहे हैं, तो कोई भी अगर एप्लीकेशन इंस्टॉल करता है तो जब भी कोई टास्क वगैरह ऐड कर देगा तो वो फाइल अगर नई बनी रहेगी तो सबसे पहले क्या होगी, एक हमारी नई फाइल बन जाएगी। ऑटोमेटिक क्या होगी, नई फाइल क्रिएट हो जाएगी, नई फाइल बन जाएगी और उसके अंदर जो भी हम टास्क लिखते जाएंगे वो सारा टास्क क्या होगा, उसके अंदर राइट होता चला जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे 2 चीज़ें सीखने वाले हैं।
क्या? सबसे पहले हाउ टू क्रिएट अ फाइल, सेकेंडली हाउ टू राइट इनटू द फाइल, फाइल क्रिएट कैसे करेंगे और फाइल के अंदर लिखेंगे कैसे। तो यहाँ पे नॉर्मल से कुछ चीज़ें दी हुई हैं, एक बार हम चलते हैं अपने कोड ब्लॉक के अंदर और वहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, फिर हम एक नया फाइल पहले क्रिएट करना सीखते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस वाले फोल्डर डायरेक्टरी में मेरे डेटा नाम का फाइल हमारे पास है, data.txt फाइल है जिस पे हम लोगों ने ऑलरेडी काम किया, रीड किया इसके अंदर के कंटेंट को। हम एक नया फाइल क्रिएट करते हैं और उस फाइल का नाम रखेंगे हम लोग फाइल हैंडलिंग नाम से रख देते हैं, ठीक है। क्या रखेंगे? फाइल हैंडलिंग। तो हम लोग आ गए कोड ब्लॉक के अंदर, Ctrl+Shift+N करेंगे। इस फाइल को सबसे पहले सेव कर लेते हैं, सी का फाइल में बना रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राइटिंग और क्रिएटिंग फाइल .c नाम से, ठीक। अपने यहाँ सबसे पहले बॉयलर इंक्लूड करेंगे, हैज़ इंक्लूड stdio.h, ये तो आपको याद हो गया होगा एकदम। और यहाँ पे हम लिखेंगे इंट मेन फंक्शन लिख दिए। अब यहाँ पे फाइल क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले अपना फाइल पॉइंटर लिखेंगे, तो फाइल लिख लेंगे और यहाँ पे एक हम फाइल का वेरिएबल बनाएंगे, पॉइंटर वेरिएबल जिसे बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे fp नाम से एक फाइल पॉइंटर वेरिएबल बना लेता हूँ। सिंपल, इतना समझ में आया। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? f ओपन फंक्शन का ही यूज़ करेंगे, इसके लिए कोई अलग फंक्शन नहीं आता है, f ओपन फंक्शन का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम फाइल का नाम लिखेंगे, तो फाइल का नाम हम रख देते हैं डेटा हैंडलिंग। क्या फाइल का नाम रखें? फाइल का नाम रख दिया डेटा हैंडलिंग .txt, ठीक। और इस फाइल को हम ओपन करेंगे राइट मोड में। किस में ओपन करेंगे? राइट मोड में। राइट मोड मतलब ऐसा मोड जिसमें हम कुछ लिख सकते हैं। तो जब भी हमको कोई फाइल क्रिएट करनी होगी तो हम उसको राइट मोड में ओपन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे राइट मोड में W अगर हम लिख देते हैं यहाँ पे, अगर मैं इस कोड को रन करवाऊँगा तो ये क्या होगा? ये कोड हमारा रन होगा। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, फोल्डर के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे फाइल हैंडलिंग नाम का कोई भी टेक्स्ट फाइल नहीं है। ये तो हमारा C फाइल है जिसमें हम कोड कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा उसका exe फाइल है, वो फाइल है। data.txt नाम से बस एक फ़ाइल हमारा मौजूद है और फाइल हैंडलिंग .txt नाम से हमारा कोई यहाँ पे फाइल नहीं है। यहाँ पे हम वही फाइल क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, ये क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे फंक्शन में चेक कर लेंगे कि क्या हमारी फाइल क्रिएट हुई है या फिर नहीं हुई है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? fp == नल चेक कर लेंगे और यहाँ पे एक मैसेज पार्ट पास कर देंगे। यहाँ पे इक्वल इक्वल्स नहीं चेक करते, हम यहाँ पे क्या चेक करते हैं? नॉट इक्वल टू, ठीक है। नॉट इक्वल टू मतलब fp जो है वो नल नहीं है। अगर नल नहीं मतलब फाइल क्रिएट हो गई है। हम प्रिंट कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे फाइल हैज़ बीन क्रिएटेड। क्या लिख देंगे? फाइल हैज़ बीन क्रिएटेड। अच्छा, इसको क्रिएट करने के बाद हम क्लोज भी कर देते हैं, क्लोज फंक्शन का यूज करके हम fp को लास्ट में क्लोज भी कर देते हैं। अभी हम बस इतना सीख रहे हैं कि नया फाइल कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। उसके लिए मैंने यहाँ पे बस ये कोड लिखा हुआ है। अगर मैं इस कोड को रन कराऊँ तो यहाँ पे देखिए फाइल हैज़ बीन क्रिएटेड, मैसेज हमारा प्रिंट हो गया, मतलब कि फ़ाइल क्रिएट हो गई। अब इसके अंदर अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे देख सकते हैं डेटा हैंडलिंग नाम का हमारा एक फ़ाइल क्रिएट हो गया, टेक्स्ट फाइल, ठीक है। एक नया फाइल बन गया। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो इसके अंदर अभी कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि फ़ाइल कैसे क्रिएट करते हैं, न्यू फाइल कैसे क्रिएट करना है, वो हम लोगों ने सीख लिया। नाउ द नेक्स्ट कि अगर हम लोगों ने फ़ाइल क्रिएट कर लिया है तो उस फाइल के अंदर अगर हमको कुछ लिखना रहेगा तो वो चीज़ें कैसे करेंगे। वो करने के लिए हमारे पास दो फंक्शन आते हैं। जैसे हम printf का यूज़ करते हैं नॉर्मली किसी चीज़ को प्रिंट कराने के लिए कंसोल स्क्रीन पे, वैसे ही f printf फंक्शन का यूज़ करेंगे। जिससे हम फाइल में कोई चीज़ अगर लिखना हो तो उसके लिए हम f printf फंक्शन का यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करके हम कोई चीज़ें प्रिंट कराएंगे। f printf के अंदर हम दो पैरामीटर पास करते हैं। दो पैरामीटर कौन कौन से? सबसे पहले हमको किसके अंदर लिखना है, ठीक है। किसके अंदर लिखना है मतलब फाइल का जो हमारा पॉइंटर है वो पहले उसको लिखेंगे। नेक्स्ट हम अपनी वैल्यू लिखेंगे, जिस वैल्यू को उसके अंदर भेजना चाहते हैं या जिस वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं। इस तरीके से हम क्या करेंगे? इसको प्रिंट करवा सकते हैं या फाइल के अंदर लिख सकते हैं। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि हम f puts फंक्शन का यूज़ करें, क्योंकि हम बेसिकली टेक्स्ट फाइल में स्ट्रिंग चीज़ें लिखेंगे ना, स्ट्रिंग डेटा टाइप की चीज़ें लिखेंगे तो सारी चीज़ें टेक्स्ट फॉर्मेट में जाएंगी या नंबर फॉर्मेट में जाएंगी, तो सारी चीज़ें स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही जाएंगी बेसिकली। इतना समझ में आ रहा है ना। तो अगर इसको हम फाइल में लिखना चाहें, कोई सेंटेंस कोई चीज़ हम फाइल में लिखना चाहें तो हम f puts फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं अभी यहाँ पे अपना फाइल ओपन करके दिखाऊँ तो इसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है।
हम बेसिकली करते क्या है, इसके अंदर यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। हमको ये कब लिखना है, अच्छा ये मैसेज का कोई काम नहीं क्योंकि हमारा फाइल ऑलरेडी क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि अगर हमारी फाइल ऑलरेडी मौजूद रही तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, तभी भी हम डब्ल्यू यूज़ करेंगे। डब्ल्यू जब भी हम राइट मोड में ओपन करते हैं किसी फाइल को, अभी किस मोड में ओपन किए, राइट मोड में, वो कहाँ से पता चल रहा है, यहाँ से। जब भी किसी फाइल को राइट मोड में ओपन करते हैं तो अगर वो फाइल हमारे जो भी फोल्डर है उसके अंदर मौजूद नहीं रहती है, मतलब वो फाइल नहीं है हमारे अंदर, तो फाइल क्रिएट हो जाती है, एक नई फाइल बन जाती है। लेकिन अगर वो फाइल ऑलरेडी रहती है तो वो फाइल हमारी ओपन हो जाती है और उसके अंदर जो भी हम लिखना चाहते हैं वो उस फाइल के अंदर लिख दी जाती है। इस कोड को मैंने एक बार रन करवाया, कितनी बार, एक बार रन करवाया इस कोड को और हमारी फाइल बन चुकी है। अब दोबारा जब मैं इस कोड को रन करवाऊंगा और उसके अंदर कोई चीज़ लिखूंगा तो वो नई फाइल हमारी नहीं बनेगी, उसी फाइल के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, चीज़ें ओवरराइट हो जाएंगी। अच्छा, ओवरराइट थोड़ा एक नया वर्ड है, बस इतना समझिए, उसके अंदर चीज़ें लिख दी जाएंगी। हम एफ प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करेंगे, एफ प्रिंट एफ फंक्शन का, ठीक है। और इसके अंदर हमको 2 पैरामीटर पास करना है। सबसे पहले किस फाइल के अंदर लिखनी है, तो वो फाइल का लोकेशन हमको किसके अंदर मिल रहा है, एफ पी जो पॉइंटर है हमारा उसके अंदर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एफ पी पॉइंटर यूज़ कर लेंगे, कॉमा, इसके अंदर क्या लिखना है, तो मान लीजिए हम एक छोटा सा सेंटेंस लिखना चाहते हैं, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ये लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इसको रन करवा लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं रन करवाऊँ तो ये हमारा रन हो गया। अभी तक मैंने कोई मैसेज पास नहीं किया यहाँ पे, तो इसलिए हमारा क्या होगा, सिंपली रन हो गया और हमारे कंसोल स्क्रीन के ऊपर कोई मैसेज प्रिंट नहीं हुआ है। क्यों नहीं प्रिंट हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने एफ प्रिंट एफ यूज किया है। एफ प्रिंट एफ फंक्शन क्या करता है, फाइल के अंदर लिखता है, ना कि जो हमारा टर्मिनल स्क्रीन है। टर्मिनल स्क्रीन पे कोई चीज़ प्रिंट कराने के लिए प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे कोई चीज़ यूज़ नहीं किया है और कोई चीज़ लिखा नहीं, इसलिए कोई मैसेज प्रिंट नहीं हुआ। बट हमारे फाइल के अंदर ये चीज़ें तो लिख दी जानी चाहिए। अच्छा देखते हैं फाइल के अंदर, ये हमारा फाइल है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख दिया गया, ठीक है। अच्छा इसको मैं छोटा करके, अगर छोटा करके यहाँ पे रख दूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको भी थोड़ा छोटा कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब ध्यान से देखिए आप लोग, इसको मैं बड़ा कर दूँ, इसको मैं बड़ा कर दूँ, देखता हूँ लाइव ये चलता है कि नहीं। तो हमने हेलो वर्ल्ड लिखा है, अगर मैं इसको हटा के कुछ और लिख दूँ, क्या लिख दूँ, कुछ और लिख दूँ, कुछ और लिख दूँ, सेव किया। अब इसको मैं रन करवाता हूँ, देखिए ये रन हो गया। रन होने के बाद जैसे ही मैंने इसको कट किया, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक चेंज हो गया, कुछ और लिख दूँ हमारे यहाँ पे आ गया है। अच्छा अगर हमको मल्टीपल लाइंस लिखना रहेगा तो मल्टीपल लाइंस लिखने के लिए हम _n का, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो गलती हो गई, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अरे यार फिर से, यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, _n दूसरा लाइन लिख रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इसको अगर दोबारा मैं रन करवाऊँ और उसको मैं जैसे ही कट किया तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे कीप चेंजेस में रखूँगा। अच्छा ये यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी हो गई, गड़बड़ी क्या हुई, इसको मैं फाइल को कट कर देता हूँ, दोबारा मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक, और इस कोड को मैं दोबारा रन करवाता हूँ। दोबारा मैं रन करवाया, कट कर दिया, यहाँ पे देखिए क्या आ गया, दूसरा लाइन लिख रहा हूँ, ठीक है। वही यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे लिखा वो चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। तो इतना समझ में राइट का मतलब क्या होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, एक वर्ड आप सुनेंगे, ओवरराइट, जो हमारा राइट मोड में जब हम ओपन करते हैं तो ये फाइल के अंदर चीज़ें ओवरराइट कर देती है। ओवरराइट वर्ड जो है कई बार सुनेंगे, तो आज मैं उसका मतलब समझा देता हूँ। ओवरराइट का मतलब क्या होता है, ओवरराइट का मतलब ये होता है कि हमारे फाइल के अंदर जो भी चीज़ें लिखी हैं उन सब को हटा के जो चीज़ हम नई लिखेंगे उन चीज़ों को क्या करेगा, वो डाल देगा। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, इस फाइल के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, ठीक। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चलो चलते हैं, मैंने लिख दिया चलो चलते हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि यार ये मैंने लाइन लिखा और ये इसके नीचे ही आ जाए, लेकिन अगर मैं इसको रन कराऊँ, कट किया, ये क्या किया, ओवरराइट कर दिया। ओवरराइट का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो चीज़ें लिखी थी उनको हटा दिया और जो नई चीज़ें मैंने लिखी वो चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दिया। अच्छा इसी को मैं 2 बार लिखूँ, यहाँ पे मैं एक बार और कुछ और प्रिंट कराता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ और प्रिंट कराता हूँ, ठीक है, 2 लाइन मैंने लिखी। अब इसको रन कराते हैं, अब मैंने इसको कट किया, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, चलो चलते हैं कुछ और प्रिंट कराता हूँ, 2 लाइन मेरी प्रिंट हो गई। अगर मैं इसको हटा दूँ, ये हटा दूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँ यू आर दी
बेस्ट \n लगा देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक थॉट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? एक थॉट ठीक है, एक थॉट मैंने लिख दिया। अब मैं इसको रन कराता हूँ। अब मैंने इसको कट किया, ये क्या किया? ओवरराइट कर दिया। ओवरराइट करने का मतलब समझ में आया कि बेसिकली जो चीज़ें लिखी हुई थी उनको हटा के और जो चीज़ें मैं नहीं डाली वो चीज़ें इसमें क्या की? ऐड कर दी। ठीक है, तो ये हम जब फाइल को राइट मोड में ओपन करेंगे तब ऐसी कुछ चीज़ें होंगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने fprintf फंक्शन का तो यूज कर लिया। इसके अलावा हमारे पास एक और फंक्शन होता है और उस फंक्शन का नाम है पुट्स फंक्शन, fputs फंक्शन। ठीक है, fprintf से हम फाइल में प्रिंट करा सकते हैं। उसके अलावा fputs फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट सेंटेंस लिख रहे हैं, क्या यूजर से इनपुट लेके कोई चीज़ प्रिंट करा सकते हैं? बिल्कुल प्रिंट करा सकते हैं। तो उसको भी मैं करके आपको दिखा देता हूँ। सिंपली मैं यहीं पे करके दिखा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एज वेरिएबल ले लेता हूँ और एज वेरिएबल लेने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे प्रिंट एफ मैसेज प्रिंट करके यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर योर एज। ठीक है, एंटर योर एज मैंने लिखा और स्कैन एफ फंक्शन का यूज़ करके मैं %d लगा के एज में वैल्यू एक्सेप्ट करा लेता हूँ और इस एज को हम क्या करते हैं, इसके अंदर वैल्यू भेजते हैं। ठीक है, तो fputs फंक्शन का यूज़ करके भी हम भेज सकते हैं। तो पहले अच्छा मैंने ये fprintf तो बता ही दिया। fputs फंक्शन का यूज़ करके अगर हम भेजें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज करना है। चेंज क्या करना है, पुट्स फंक्शन जैसे हमारा काम करता है, जैसे मैंने पुट्स फंक्शन आपको पढ़ाया कि इसलिए इस्तेमाल होता है। आप पीछे स्ट्रिंग वगैरह देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, fputs लग जाता है जो कि फाइल में लिखता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कोई चीज़ प्रिंट करना तो सिंपली क्या करेंगे, जो चीज़ें प्रिंट करानी वो चीज़ें हम लिख देंगे कॉमा। यहाँ पे हम fp वेरिएबल अपना लिखेंगे जिसमें हमारा फाइल का लोकेशन आया। हम printf में क्या करते थे, हम पहले fp लिखते थे। मतलब fp मतलब क्या, ये fp क्या है, fp हमारा फाइल पॉइंटर है जिसके अंदर हमारी वैल्यू जा रही है, जिस फाइल के अंदर। ठीक, और ये हमारा fp बाद में लिखते हैं, मतलब जो हमारा फाइल पॉइंटर वेरिएबल हम लोगों ने बनाया था, जिस फाइल के थ्रू उसका लोकेशन ले रहे थे, इस फाइल का लोकेशन, उस वेरिएबल को हम fputs फंक्शन में बाद में लिखते हैं, fprintf में पहले लिखते हैं। ठीक है, अच्छा इसको अगर मैं रन कराऊँ तो यहाँ पे गलती है, कहाँ गलती है, स्कैन है %d कॉमा नहीं लगा हुआ है, सो कॉमा लगा देते हैं। अब मैं इसको रन कराता हूँ। यहाँ पर पूछ रहा है एंटर योर एज, मैंने एंटर किया 34। ठीक, अब मैंने एंटर कर दिया, ये मेरा एज रन हो गया। अगर मैं इसको कट करूँ तो हमारा यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अच्छा, इसको मैं दोबारा अगर ओपन करता हूँ सो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अच्छा यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ और ध्यान से समझिए, fputs फंक्शन जो है वो चीज़ों को स्ट्रिंग फॉर्मेट में भेजता है। ठीक है, चीज़ों को क्या करता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में चेंज करता है। तो ये हमारा जो एज है वो इंटीजर है। माई मिस्टेक, थोड़ी सी गलती हो गई। गलती ये हो गई कि जो पुट्स फंक्शन यूज़ करते हैं ना, हम स्ट्रिंग के लिए यूज़ करते हैं ना, इतना तो मैंने बताया था, स्ट्रिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो fputs यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे fputs नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, आई होप कि आप चीज़ें समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हम यहाँ पे fprintf यूज़ करेंगे क्योंकि इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हम पुट्स फंक्शन का यूज़ नहीं करते हैं। पुट्स फंक्शन किस लिए जो इस्तेमाल होता है, पुट्स फंक्शन केवल और केवल स्ट्रिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि एज हमारा क्या है, एज हमारा इंटीजर है। ठीक है, तो चलिए भैया इसी के अंदर प्रिंट कराते हैं। तो इसी के अंदर हम क्या प्रिंट कराएंगे, हम प्रिंट कर देंगे एज इज, क्या लिख देंगे, %d जैसे नॉर्मली हम लिखते हैं, और यहाँ पे हम कॉमा दे के अपना एज वेरिएबल पास कर देंगे। ठीक है, जैसे हम printf फंक्शन में लिखते हैं वैसे ही printf फंक्शन में ये चीज़ें लिखेंगे, बस आगे हम fp पास कर देंगे। ठीक है, और मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ, ये जो fprintf है इसका भी ज़रूरत नहीं है, बस हम एज को इनपुट लेंगे और उसको अपने फाइल के अंदर प्रिंट कराएंगे। अब मैं इसको अगर रन कराऊँ तो एंटर योर एज, मैंने एंटर किया 34, अब ये एंटर हो गया। अगर मैं इसको कट कर दूँ, देखिए क्या आ रहा है, एज इज़ 34, यहाँ पे आ गया एज इज़ 34। ऐसे नेम ले सकते हैं, जो भी डिटेल लेना है वो डिटेल लेके हम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। ठीक, printf फंक्शन। अच्छा, fputs फंक्शन जो हमारा है उसको भी मैं बता देता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ से यहाँ तक कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ, बस मैं इसका यूज़ बता देता हूँ fputs फंक्शन का। इसमें भी हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में स्ट्रिंग लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हेलो दिस इज़ fputs फंक्शन। ठीक है, ये मैंने रन करा है। अच्छा, इसको मैं अगर रन कराऊँ सो यहाँ पे रन हो गया, और जैसे मैं कट किया यहाँ पे क्या गया, हेलो दिस इज़ fputs फंक्शन। इतना समझ में आया। हमने यहाँ पे क्या क्या सीखा, हमने सीखा कि कैसे नई फाइल क्रिएट करते हैं,
डब्ल्यू लिखने का क्या मतलब होता है, ये क्या काम करता है, और कैसे ओवरराइड का मतलब क्या होता है, वो चीज़ें सीखी। प्रिंट एफ फंक्शन का यूज किया कि एफ प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करके कैसे चीज़ें प्रिंट कराते हैं, और एफ पुट्स फंक्शन का यूज करके कैसे चीज़ें प्रिंट कराते हैं अपने फाइल के अंदर। अच्छा, अगर ये दोनों फंक्शन मैं एक साथ यूज़ करना चाहूँ तो भी मैं कर सकता हूँ। चलिए ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इन सब को कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ पे \n यूज़ कर लेता हूँ ताकि हमारी यहाँ पे लाइन चेंज होती रहे। और यहाँ पे मैं पुट्स फंक्शन ही यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इस तरीके से कुछ बना लेते हैं, कॉमा fp लिख देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे \n लगा देते हैं, देखते हैं क्या होता है भाई। ठीक है, \n मैंने लगा दिया। अब इसको अगर मैं रन करवाऊँ तो देखते हैं क्या क्या प्रिंट होता है। सबसे पहले एज पूछ रहा है तो मैंने 23 एंटर कर दिया और ये हमारा एज हो गया। अब मैं इसको कर रहा हूँ तो अब देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी प्रिंट हो रही हैं। एज प्रिंट हो गया, एक थॉट मैंने लिखा वो भी प्रिंट हो गया, यहाँ पे मैंने इक्वल टू वगैरह भी प्रिंट हो गया, और हेलो दिस इज़ एफ पुट्स फंक्शन जो पुट्स के द्वारा वो भी हमारा प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइल के अंदर राइट कर सकते हैं। चलिए भैया, ये चीज़ें तो हमको समझ में आ गई, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि हमको क्या करना है। हमको यहाँ पे कोई चीज़ लिखी हुई है, कोई चीज़ और लिखे तो उसके नीचे सेव होती चली जाए, तो हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, और उसी की मदद से हम एक मूड और समझने वाले हैं। बैकग्राउंड में कुत्ते थोड़ा भौंक रहे हैं, मैंने बहुत देर वेट किया कि मैं वीडियो थोड़ा लेट में बनाऊँ, लेकिन कुत्ते अब कुत्ते ही होते हैं। ठीक है, खैर छोड़िए। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस फाइल के अंदर जो भी चीज़ें लिखी उसको मैं क्लीन कर देता हूँ फिलहाल के लिए। क्लीन कर दूँ या फिर चलिए ठीक है, रहने देता हूँ इसको। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक नया प्रोग्राम बनाते हैं। Ctrl+Shift+N से एक मैं नया प्रोग्राम बना रहा हूँ। मैंने W का मतलब समझा दिया, मैंने R का मतलब समझा दिया। R मतलब रीड मोड पे ओपन करते हैं, W मतलब फाइल क्रिएट करना हो या फाइल के अंदर कोई चीज़ें लिखनी हो, और W क्या करता है, ओवरराइट कर देता है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे करते हैं, हम यहाँ पे एक नया फाइल बनाते हैं और इस फाइल को सेव कर लेते हैं append नाम से, append.c नाम से। यहाँ पे अपना बॉयलर प्लेट इंक्लूड करेंगे, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करके यहीं पे पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं ये चीज़ें हटा देता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इतना तो हमारा नॉर्मल रहेगा ना, इतना नॉर्मल हमारा सिंटेक्स है बेसिक। अब हम क्या करते हैं, एक और मोड यूज़ करते हैं जिसका नाम है अपेंड मोड। अपेंड मोड भी हमारा क्या करता है, अगर हमारे जो भी फाइल है, ये फाइल अगर मौजूद नहीं रहेगी तो इस फाइल को क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा। अच्छा, इसको मैं हटा दूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो फाइल हमारा txt मौजूद है, डेटा और डेटा हैंडलिंग। अपेंड नाम से कोई फाइल नहीं है। हम क्या करते हैं, ये फाइल हमारी सी फाइल है, ये देख रहे होंगे ना कितने लोग अपेंड है, ये सी फाइल है जिसके अंदर हम कोड लिख रहे हैं। ठीक है, ये फाइल है हमारी। हम एक txt नाम से अपेंड नाम से एक txt फाइल बनाते हैं। तो अपेंड नाम से मैं यहाँ पे append.txt लिख देता हूँ। अब इस फाइल को क्या करेंगे, अपेंड मोड में ओपन करेंगे। अपेंड मोड क्या करता है वो भी मैं आपको समझ में आ जाएगा। और अपेंड मोड हमारा बेसिकली फाइल है नहीं, तो ये भी क्या करता है, ये फाइल क्रिएट भी कर देगा। फाइल नहीं रहेगी तो फाइल क्रिएट भी कर देगा। मैं यहाँ पे सिंपली मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, printf। उम्मीद है मुझे समझ में आ रही होगी। सक्सेस, सिंपली मैं सक्सेस प्रिंट करता हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रिंट नहीं करते हैं, सक्सेस प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि कुत्ते ज़्यादा भौंक रहे हैं। सो ये हो गया। अब देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा स्लाइड कर देता हूँ, इसको भी छोटा कर देता हूँ। हर चीज़ मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रन कराता हूँ। जैसे मैं रन कराया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी एक append.txt नाम से फाइल क्रिएट हो गई। थोड़ा सा वीडियो आप बैक करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि हमारी नई फाइल क्रिएट हो गई है। ठीक है, कट कर दिया, ये हमारी फाइल क्रिएट हो गई। तो हमको एक चीज़ और समझ में आ गया कि हम अपना फाइल दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला हम W का यूज़ करके, W राइट मोड में, और दूसरा A का भी यूज़ करके हम क्रिएट कर सकते हैं। इतनी चीज़ें समझ में आई? ठीक है भैया, हमको इतनी चीज़ें समझ में आ गई हैं। इतनी चीज़ें अगर समझ में आ गई आपको, तो हम क्या करते हैं, इस फाइल के अंदर कुछ लिखने का काम करते हैं। तो अगर मैं इस फाइल को ओपन करूं, देखें ये फाइल हमारी ओपन हो गई। अब इसके अंदर कुछ भी लिखी हुई नहीं है। W के अंदर जब हम चीज़ें लिखते थे तो वो ओवरराइट कर देता था, जो चीज़ें लिखी रहती थी उसको मिटा देता था, और जो चीज़ें हम बार बार अगर प्रोग्राम रन करवाएं तो पुरानी चीज़ें हटा के नई चीज़ें उसमें लिख देता था। लेकिन अपेंड मोड क्या करेगा, अपेंड मोड कोई चीज़ लिखी रहेगी तो उसके नीचे या उसके बगल में जैसे भी आप लिखना चाहेंगे वैसे लिख देगा। हम बेसिकली करते क्या है, हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल बना लेते हैं और कुछ वैल्यू इनपुट कराते हैं। मैंने लिखा इंट लिख के मैंने लिखा एज। ठीक, कैर लिखा मैंने, कैर में मैंने लिखा नेम, और नेम का साइज़ मैं देता हूँ 30। ठीक है, सिंपली इतनी सी चीज़ें हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और करते हैं। क्या करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, दो चीज़ें रहने देते हैं। नेम और एज हम प्रिंट कराएंगे। ठीक है, लोगों का नेम और लोगों का एज प्रिंट कराएंगे।
सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे नेम इनपुट लेते हैं यूजर से। अच्छा, नेम इनपुट कब लेंगे? नेम इनपुट जब हमारा फाइल क्रिएट होगा, फाइल मौजूद रहेगा, तभी हम क्या करेंगे, नेम का इनपुट लेंगे। अदरवाइज हम यहाँ पे एल्स में कोई मैसेज प्रिंट कर देंगे। फिलहाल हम क्या करते हैं, प्रिंट प्रिंट करते हैं। प्रिंट में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं एंटर योर एज। ठीक, एंटर योर एज। और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या लिख दें, स्कैन एफ फंक्शन का यूज़ करते हैं, परसेंटाइल डी लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, एंड लगाते हैं, एज लगाते हैं। अच्छा, ये 2 लाइन हो गया, हमसे हमको एज मिल जाएगा एज के अंदर। और अब हमको क्या करना है, नेम इनपुट कराना है यूजर का। तो नेम इनपुट कराने के लिए हम यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे एंटर योर नेम। ठीक, ये भी मैसेज हमारा प्रिंट हो गया है, लेकिन छोटी सी मिस्टेक हो गई। मिस्टेक क्या हो गई, भारी मिस्टेक हो गई, बैकस्लैश एन लगाना भूल गए हम लोग। और ये हमारा जो नेम है वो क्या है, स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग को लेने के लिए हम गेट्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं भैया। हम प्रिंटफ का भी यूज़ कर सकते हैं, गेट्स फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। प्रिंटफ का यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, स्कैनएफ का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्कैनएफ में क्या दिक्कत होती है वो मैंने बता रखा है, तो वो पुरानी चीज़ें छोड़ते हैं। बेसिकली यहाँ पे नेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नेम हमारा इसके अंदर आएगा। अब आप लोग ये बताओ मुझे कि क्या ये प्रोग्राम रन होगा, क्या हमको नेम की इनपुट मिलेगी? अब जो लोग हमारे पुराने वीडियो को देखे होंगे उनको पता होगा कि नेम इनपुट नहीं आएगा। अभी मैंने फाइल में कोई चीज़ें प्रिंट नहीं कराई, देखिए मैंने कहीं फाइल में प्रिंट कराई है नहीं, बस मैंने ये इनपुट लिया है। ये प्रॉब्लम मुझे आपको उम्मीद है पता होगा। जैसे ही मैंने इंटर किया ये स्किप हो गया, नेम को स्किप कर दिया। नेम को क्यों स्किप कर दिया भैया, नेम को क्यों स्किप कर दिया? क्योंकि उसका रीज़न मैंने बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे, पता ना क्या लाइन लिखेंगे, वाइल गेट केयर इज़ नॉट इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे \n। ठीक है, ऐसे लिख देंगे, वाइल गेट केयर इज़ नॉट इक्वल टू \n। ये लाइन हम यूज़ करते हैं और इसको मैं रन करा दूँ तो हमारा स्ट्रिंग बफर यहाँ पे मेमोरी बफर नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ें दोनों आ रही है, स्किप नहीं हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करना बताया था, ये क्यों होता है ये भी चीज़ें मैंने बता रखी हैं पिछले कुछ वीडियोज़ में, जहाँ मैंने गेट्स फंक्शन पढ़ाया था वहाँ मैंने चीज़ें बता रखी हैं, ठीक है, पिछले कुछ वीडियो में। तो अगर आप मेरे सीरीज़ को पूरा देखते आ रहे हो तो आपको ये पता होगा कि ये क्यों यूज़ करते हैं ये लाइन। ठीक है भैया, हमको यहाँ पे एज मिल गया, नेम मिल गया। अब इसको हमको अपने फाइल के अंदर लिखनी है, ठीक है। तो फाइल के अंदर लिखने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, fprintf फंक्शन का यूज़ करेंगे। fprintf क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमको एज प्रिंट कराना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, लिख देंगे एज लिख के परसेंटाइल डी, थोड़ा अच्छे से फॉर्मेटिंग कर देते हैं। परसेंटाइल डी लिखने के बाद कॉमा एज वेरिएबल को पास कर देंगे, ठीक है। ये बेसिकली हम प्रिंटफ में ऐसे ही लिखते हैं ना, कभी एज को प्रिंट कराना हो तो फाइल में प्रिंट करने के लिए बस आगे एफ लिख देंगे। एफ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ, एफ के अंदर हमारा जो हमने फाइल बनाया append.txt उसका आ रहा है। और यहाँ पर किस मोड में ओपन किए, अपेंड मोड में। सारी चीज़ें मैंने रिवाइज करवा दी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग को प्रिंट कराएंगे। स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए हम पुट्स का यूज़ कर सकते हैं, एफ पुट्स का, बट यहाँ पे भी हम fprintf का ही यूज़ करेंगे क्योंकि थोड़ा सा मैं फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ fp और यहाँ पे मैं लिख दूँ नेम लिख के परसेंटाइल s लगा दूँ, कॉमा लगा के, और यहाँ पे नेम को पास कर दूँ। अच्छा, ये थोड़ा सा मेरा आ जाएगा, थोड़ा सा नहीं मतलब पूरा आ जाएगा, नेम और एज। यहाँ पे \n लगा दूँ ताकि हमारी एज के बाद लाइन चेंज हो जाए। और यहाँ पे मैं \n लगा के मैं यहाँ पे पुट्स फंक्शन के अंदर f पुट्स फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास कर देंगे कुछ इस टाइप का, ताकि जब मैं अगली बार नेम लिखूँ तो वो इसके नीचे आए, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँ, अच्छा यहाँ पे एरर कहाँ आ रहा है भैया, अच्छा एरर आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे एफ पुट्स के अंदर किस फाइल के अंदर लिखनी वो मैंने पास नहीं किया। पुट्स फंक्शन नहीं ना, एफ पुट्स फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं इसको रन कराऊँ, एज पूछ रहा है, एज मैंने 23 एंटर किया, नाम पूछ रहा है सालिम सुलेमान, जानते हैं ना, काफ़ी अच्छा सिंगर है, तो ये मैंने लिख दिया। अब मैं इसको कट करता हूँ, यहाँ पे देखिए क्या आ गया, एज 23, नेम सालिम सुलेमान। अच्छा W, जब यहाँ पे W यूज़ करते थे तो क्या करता था, ये हटा के पूरा फिर दोबारा इसी के अंदर लिख देता था, लेकिन एक का जादू देखिए अपेंड का। फिर से मैंने रन कराया। अब मैं यहाँ पे एज डाल देता हूँ 34 और नेम डाल देता हूँ शुभम सिंह डाल दिया।
अब सेव करते हैं इसको। देखिए हमारा ये आ गया नेम शुभम सिंह। अच्छा ये ऐसे क्यों आ रहा है, ये ऐसे इसलिए आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये लाइन चेंज नहीं यहाँ पे हो रही है, तो लाइन चेंज करने के लिए हम \n लगा सकते हैं, ठीक है भैया, \n तो लगा सकते हैं। और यहाँ पे कहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे \n लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी \n लगा ही देते हैं ताकि लाइन हमारी चेंज होती रहे। एक बार दोबारा प्रिंट करवाते हैं। एज हम डाल देते हैं 12 और नाम डाल देते हैं सुखदेव। सुखदेव नाम डाल देते हैं, सुखदेव, ठीक है। देखिए ये हमारा एज आ गया, नेम आ गया, जेंडर आ गया। और यहाँ पे अच्छा यहाँ पे एज की लाइन फिर भी नहीं चेंज हुई, क्यों नहीं चेंज हुई, यहीं पे हम \n लगा देते हैं। अब हमारी लाइन चेंज होके आएगी। तो रन कर रहा हूँ अगर मैं इसको, एज डाल दूँ 45, रामू यादव मैंने लिख दिया। अब देखिए ये यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से आ रही है, ठीक है। देखिए हमारा डेटा क्या हो रहा है, डेटा रिकॉर्ड हो रहा है, डेटा नोट हो रहा है, नोट हो रहा है ना। ये मैं पूरा हटा दूँ और फिर से मैं इसको लिखूँ, फिर से कैसे लिखूँ, ऐसे लिखूँ, एज डाल दूँ मैं 12 और नेम डाल दूँ मैं शुभम। ये हो गया, इसको मैंने रन कराया। अच्छा रीओपन फाइल कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा एज 12 आ गया, शुभम आ गया, ठीक है। अच्छा इसको मैंने सेव नहीं किया था, ये हटा के सेव कर लेता हूँ, ये फाइल सेव हो गई। अब मैं इसको दोबारा रन करवाता हूँ, ठीक है। 23 शुभम, मैं थोड़ा सही से लिखने की कोशिश बस कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आ गया 23 शुभम। अच्छा दोबारा अगर मैं लिखूँ, दोबारा यहाँ पे क्या लिखूँ, 34 मनीष, और इसको मैं अगर रन कराऊँ यहाँ पे देखिए 34 मनीष। अच्छा ये आ गया, ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे सवाल ये आ सकता है कि क्या हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं कि 10 लोग का नाम एंटर करवाएं लूप की मदद से। बिल्कुल करवा सकते हैं भैया, लूप का भी यूज़ कर सकते हैं। आइए देखिए मैं यही बता ही देता हूँ, फॉर लूप का यूज़ कर लेते हैं, इसी को सारा फॉर लूप के अंदर डाल देंगे। तो फॉर लूप के अंदर लिखने के लिए हम लिखेंगे int i। अच्छा ये इसके नीचे क्यों आती जा रही है डेटा, क्योंकि हमने फाइल को अपेंड मोड में ओपन किया। तो अपेंड मोड का मतलब समझ में आया है कि कोई डेटा लिखी हो तो उसके नीचे वो चीज़ें लिखते चला जाता है, ठीक है। फॉर i int i लेस देन 5 लोग का डेटा एंटर करवाते हैं, और i ++, ठीक है। i को क्या कर दिया, ++ कर दिया। कहीं सिंटेक्स में एरर तो नहीं है, बताइए आप लोग, सिंटेक्स में एरर कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है भैया, अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है। तो हम पूरा ये लूप के अंदर डाल दिए, ठीक है। अब हमारा लूप 5 बार चलेगा। अच्छा सिंटेक्स के अंदर दिख रहा है भैया, यहाँ पे एरर है, आपने 1 नहीं लिखा, या आपने इक्वल टू नहीं लिखा, ठीक है। अच्छा इसको रन कराते हैं, ध्यान से देखिए, बात को समझिए, ठीक है, ठीक है। इसको इधर कर लेते हैं, ये टर्मिनल हमारा ओपन हो गया। अब हमको ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें देखनी है। यहाँ पे मैं एज एंटर करा रहा हूँ 12, नाम एंटर करा रहा हूँ, नेम 1 एंटर कर दिया मैंने, ठीक है। एज फिर से एंटर 23, नेम 2 एंटर कर दिया, फिर 34, नेम 3 एंटर कर दिया, फिर 45, नेम 4 एंटर कर दिया, फिर 56, नेम 5 एंटर कर दिया, एंटर किया, प्रोग्राम ख़त्म हुआ, कट किया, कुछ नहीं आया। अच्छा कुछ नहीं आया, अच्छा दोबारा, अरे आ गया, थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगा। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये हमारा टेक्स्ट फाइल है, नेम 1 हमारा आया, नेम 2 हमारा आया, नेम 3 आया। तो इस तरीके से फाइल हैंडलिंग काम करती है मेरे भाई, समझ में आया समझ में, ठीक है। ये हमारा अपेंड मोड में फाइल ओपन हुआ है, ठीक। अच्छा ठीक है भैया, ये चीज़ें तो हो गई, समझ में आ रही हैं इतनी सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए अपेंड मोड में हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पे कुछ और चीज़ें दी हुई हैं, कुछ और चीज़ें क्या दी हुई हैं, कुछ और चीज़ें दी हुई हैं। ये आपका टास्क है, ठीक है, करना कुछ नहीं, छोटा सा टास्क है। टास्क क्या है कि आप R+ मोड में अगर ओपन करते हैं, मतलब कि उसके ब्रैकेट डबल कोड के अंदर आपको R+ लिखना है। R+ में जब ओपन करेंगे तो आप फाइल को रीड कर सकते हैं, ठीक है भैया, आप तो पता है रीड कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। उसके अंदर कोई चीज़ रीड करना हो या राइट करना हो, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, पहला। दूसरा W+ मोड में जब ओपन करेंगे, किस मोड में ओपन करेंगे भैया, आप जब यहाँ पे लिखेंगे W+, तो आप फाइल को रीड कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों में रीड कर रहे हैं, दोनों में राइट कर रहे हैं। तो जब आप R+ में ओपन करेंगे ना, तो आपकी फ़ाइल मौजूद होनी चाहिए, आपकी फ़ाइल बनी बनाई होनी चाहिए, तभी आप रीड कर पाएंगे और उसके अंदर राइट कर पाएंगे जब R+ में ओपन करेंगे। समझ में आ रहा है। जैसे आपका जो भी डायरेक्टरी है, आपने डेटा नाम का फ़ाइल अगर ओपन करने की कोशिश की, तो वो डेटा नाम का फ़ाइल आपका मौजूद होना चाहिए आपके फ़ोल्डर के अंदर, जिसे हम डायरेक्टरी भी बोलते हैं।
अगर W+ मोड में ओपन करते हैं तो वहाँ पे भी आप रीडिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर फाइल नहीं मौजूद है तो आप फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि W मोड में जब ओपन करते हैं तो क्या करते हैं, फाइल को क्रिएट भी कर सकते हैं। क्रिएट करने का मतलब क्या है, क्रिएट करने का मतलब ये है कि अगर आपके डायरेक्टरी में फ़ाइल नहीं है तो आप फाइल क्या कर सकते हैं, वो नई फाइल बन जाएगी, ऑटोमेटिक बन जाएगी, ठीक है। और तीसरा हमारा A+ मोड है। क्या मोड है, A+ मोड में क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और अपेंड कर सकते हैं, ठीक है। चीज़ों को रीड कर सकते हैं और चीज़ों को अपेंड कर सकते हैं। तो ये तीनों आप यूज करके देखिएगा, ठीक है। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इस पर भी वीडियोज़ वगैरह बना दूंगा, ठीक है। बट ये बहुत सिंपल है, इन चीज़ों को यूज़ करके देखिएगा। आगे हम प्रोजेक्ट वगैरह भी बनाने वाले हैं, तो हम प्रोजेक्ट वगैरह की मदद से सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आप रीड करना मैंने सिखा दिया, राइट करना मैंने सिखा दिया, अपेंड करना मैंने सिखा दिया, तीनों चीज़ मैंने सिखा दी। और आप यहाँ पे R+, W+ और A+ ओपन करके दोनों काम एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप फाइल में रीड भी कीजिएगा और राइट भी कीजिएगा, ठीक है। तो ये आप अपने मन से करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है डिलीटिंग ऑफ फाइल। फाइल को कैसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। हमारी फाइल बनी बनाई है, हम चाहते हैं कि कोई फाइल डिलीट हो जाए। तो डिलीट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन आता है जिसका नाम है रिमूव। किसका नाम क्या है, जिसका नाम है रिमूव, ठीक है। तो ये क्या करता है, फाइल को रिमूव कर देता है। रिमूव करने का सिंटेक्स यहाँ पे देखिए लिखा है, इफ़ रिमूव फाइल टू डिलीट डॉट txt इज़ नॉट इक्वल टू 0, एरर इन डिलीटिंग फाइल, printf डिलीट। तो चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे फाइल डिलीट होती है। चलिए भैया हम फाइल को डिलीट करना सीख लेते हैं। तो हमारे पास append.txt नाम से देखिए यहाँ पे फाइल है, इसको डिलीट करते हैं। डिलीट करना बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो हमको ये इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे सिंपली क्लोज फंक्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि फ़ाइल हमारा क्लोज हो जाएगा। इसको डिलीट करने के लिए फ़ाइल को हम सिंपली क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन लगा के हम यहाँ पे रिमूव फंक्शन का यूज़ कर लेंगे। रिमूव फंक्शन के अंदर हम अपने फाइल का नाम पास कर देंगे। तो हमारे फाइल का नाम क्या है, append.txt, ये हमारे फाइल का नाम है। इसको डिलीट कर देते हैं। देखिए ये हमारा रिमूव क्या है, रिमूव हमारा एक फंक्शन है, ठीक है। ये क्या करता है, ये वैल्यू रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में, ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में, या 0 और 1 के फॉर्म में समझ लीजिए, हमको वैल्यू रिटर्न करता है। अगर ये ज़ीरो रिटर्न करता है तो मतलब हमारी फाइल खाली हो गई है, डिलीट हो गई है, ठीक। और अगर ये 1 रिटर्न करता है या 0 के अलावा कुछ और रिटर्न करता है तो हमारी फाइल डिलीट नहीं हुई है। तो हमको चेक करना है कि अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो हमको क्या प्रिंट कराना है, हमको प्रिंट कराना है printf लिख देंगे, फाइल इज़ डिलीटेड। क्या लिख देंगे, फाइल इज़ डिलीटेड। अदरवाइज एल्स कंडीशन के अंदर हम लिख देंगे यहाँ पे printf में डाल देते हैं फेल्ड टू डिलीट, ठीक है, फेल्ड टू डिलीट। ये मैंने कर दिया। और अगर मैं इसको रन कराऊँ, देखिए रन कराया, फेल्ड टू डिलीट हुआ। फेल्ड टू डिलीट क्यों हुआ, सॉरी मैंने यहाँ पे नॉट फंक्शन लगा दिया है, ठीक है। नॉट नहीं लगाना है यहाँ पे, इक्वल टू करना है, ठीक है। कि अगर हमारा रिमूव फंक्शन 0 रिटर्न कर देता है तो मतलब फाइल डिलीट हो गई है, और 0 रिटर्न नहीं करता है तो फाइल डिलीट नहीं हुई है, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। बेसिकली अगर रिमूव फंक्शन हमारा 0 रिटर्न कर देगा तो इसका मतलब क्या है, फाइल हमारी डिलीट हो गई। और 0 रिटर्न अगर नहीं करेगा तो फाइल डिलीट नहीं हुई है। 0 रिटर्न करने का मतलब कि ठीक है भैया 0 हो गया मतलब फाइल डिलीट हो गई, ठीक है। तो रिमूव फंक्शन जब पूरा चल जाएगा तो हमको 0 या 1 रिटर्न करेगा। 0 रिटर्न कर दिया मतलब फाइल डिलीट हो गई, और 1 रिटर्न या कुछ और रिटर्न कर दिया इसका मतलब फाइल डिलीट नहीं हुई है, ठीक है। तो हम इसको 0 से कंपेयर कर लेंगे। हालांकि हमारी फाइल यहाँ पे डिलीट हो गई है। हमारे पास एक और फाइल है, data.txt नाम से फाइल है, हम इसको डिलीट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा data.txt, और यहाँ पे ध्यान से देखिए ये हमारी फाइल है, ठीक है। और इसको अगर मैं रन कराऊँ, ठीक है, और देखिए यहाँ पे डिलीट हो गया, हमारा फाइल इज़ डिलीटेड मैसेज आ गया और हमारा यहाँ पे फाइल क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो हम रिमूव फंक्शन का यूज़ करके किसी भी फाइल को डिलीट भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इतना समझ में आया, ओके। अब आप लोग सोचेंगे भैया इतनी सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, अलग अलग पढ़ रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि सारी चीज़ें याद नहीं रह रही हैं। तो हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक नहीं 2 प्रोजेक्ट बनाएंगे, जहाँ पे हम इन सारे कॉन्सेप्ट को यूज़ करके उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है कि फ़ाइल को रीनेम कैसे करते हैं, मतलब फाइल का नया नाम। अब आप लोग कहोगे भैया हम फाइल में जाके वहीं पे डायरेक्ट रीनेम करके, जैसे राइट क्लिक करके रीनेम लिखते तो रीनेम कर सकते हैं, क्या ज़रूरत उतना लंबा चौड़ा कोड लिखने की। बात कोड लिखने की नहीं है, बात ये है
बात क्या है, बात ये है कि आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, बात समझो मेरी। आपने क्या किया, एक ऐप बनाया जहाँ पे आप स्टूडेंट का नेम, एज, जेंडर, सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, बस एग्जांपल है, नेम एज जेंडर 3 चीज़ें आप लिख रहे हो, ठीक। इस फाइल का गलती से कुछ नाम चला जा रहा है, मान लीजिए आपने इसका स्टार्टिंग में नाम रखा है फाइल डॉट टी एक्स टी, क्या नाम रखा है, फाइल डॉट टी एक्स टी, इसका स्टार्टिंग में नाम है। हमको क्या करना है, जब यूज़र का नेम मिल जाए, मान लीजिए हमको यहाँ पे नेम मिला अभिषेक, क्या मिला, अभिषेक, ये हमको नेम मिला, यूज़र नेम इंटर किया, मैं चाहता हूँ यही जो अभिषेक लिखा हुआ है ना, यही नाम हमारे फाइल का हो जाए, ताकि जो हमारी फाइल सेव हो रही है उस नाम से सेव हो। तो जो हमारी फाइल स्टार्टिंग में हम लोगों ने बनाई थी, इसको क्या कर देंगे, इसको हम कर देंगे रीनेम, किसके थ्रू, कोड के थ्रू ही रीनेम करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब भी एप्लीकेशन वगैरह बनाएंगे तो उसके अंदर कोई फाइल अगर हमारी बन रही है, नई नई फाइल बन रही है, कोड में ही कोई डेटा एंट्री करें या कुछ और काम करें, फाइल हमारी बन रही है, तो वो फाइल जो है, जो फाइल हमारी बन रही है, वो फाइल एक स्पेसिफिक नेम से होगा, तो हम उसको आसानी से पहचान सकते हैं, ताकि बाद में अगर कभी हमको फाइल ओपन करना रहा तो हम वो नाम एंटर करें और फाइल ओपन कर दें, जब चीज़ों को डायनामिक बनाएं। अब ये डायनामिक एक नया वर्ड आ गया, खैर छोड़ दीजिए, हम यहाँ पे फाइल को रीनेम करना सीखेंगे। तो फाइल को रीनेम करने के लिए ही रिमूव की तरह हमारे पास एक फंक्शन आता है, बहुत सिंपल फंक्शन है, जैसे रिमूव यूज़ करते थे वैसे ही रीनेम फंक्शन का यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे रीनेम फंक्शन इस तरीके से यूज़ करेंगे, जो हमारे पुराने फाइल का नाम है उसको लिखेंगे और जो हमारे नए फाइल का नाम है उसको लिखेंगे। और ये भी फंक्शन हमारा 2 वैल्यू रिटर्न करता है, 0 रिटर्न करेगा या 1 रिटर्न करेगा। बेसिकली 0 का मतलब ये है कि हमारी फाइल जो है वो रीनेम हो गई है, क्या हो गई, रीनेम हो गई है। और 1 का मतलब, या 0 के अलावा कुछ और वैल्यू आती है तो उसका मतलब क्या, फाइल रीनेम नहीं हुई है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कोड के अंदर चलते हैं भैया और उसको एक बार रन करवा के देख लेते हैं। अच्छा, हमारा डिलीट फंक्शन तो यूज हो गया। देखिए डिलीट फंक्शन इस तरीके से काम करता है। हमारे पास यहाँ पे एक फ़ाइल है डेटा हैंडलिंग डॉट टी एक्स टी नाम से। अब ये फाइल का नाम मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा, मैं चाह रहा हूँ चिंटू रख दूँ इसका, ठीक है। तो बेसिकली हम करेंगे क्या, अच्छा यही रिमूव फंक्शन हटा लेते हैं, यही रिमूव फंक्शन हटा लेंगे और यहीं पे हम क्या लिख देंगे, रीनेम। इफ़ रीनेम, अब इसमें 2 चीज़ें लिखेंगे। ओल्ड फाइल का नाम क्या है हमारा, ओल्ड फाइल का नाम है डेटा हैंडलिंग डॉट टी एक्स टी, कॉमा न्यू फाइल का नाम लिख देंगे, न्यू फाइल का नाम लिख देते हैं चिंटू डॉट टी एक्स टी, ये मैंने रख दिया। और इसकी वैल्यू अगर 0 के बराबर हो जाती है तो हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर देंगे, क्या प्रिंट कर देंगे, फाइल रीनेम्ड, क्या प्रिंट कर देंगे, फाइल रीनेम्ड। और अगर नहीं होता है तो हम यहाँ पे लिख देंगे फेल्ड टू रीनेम, क्या लिख देंगे, फेल्ड टू रीनेम। मतलब अगर ये हमारा जो फंक्शन ये 0 हमको रिटर्न करके देता है तो मतलब सारी चेंजेस हो गई है, अब कुछ चेंज करने के लिए नहीं बचा हुआ है, ऐसे समझिए। तो मतलब फाइल हमारी क्या हो गई, रीनेम हो गई है, ठीक है। अच्छा आप लोग बोलोगे भैया अगर हम ये इफ़ कंडीशन न लगाए तो नहीं काम चलेगा, फिर भी चल जाएगा यार, बट इफ़ कंडीशन हम लगा रहे हैं किस लिए, ताकि हमको मैसेज भी तो प्रिंट हो कि हमारी फाइल रीनेम हुई कि नहीं रीनेम हुई। अभी तो हम यहाँ पे डायरेक्टली चेक कर ले रहे हैं, बट हम एप्लीकेशन वगैरह बना लेंगे तो बार बार फाइल के अंदर चेक करने थोड़ी जाएंगे, और जो और कोई यूज़ करेगा जिसको सी लैंग्वेज की जानकारी नहीं, उसको कैसे पता चलेगा। तो एक मैसेज आता है ना कि हाँ भैया आपकी फ़ाइल रीनेम हो गई है, सक्सेसफुली फाइल रीनेम हो गई है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, फाइल हैंडलिंग डॉट जो भी लिखा हुआ है टी एक्स टी, इसको रन करा कर रीनेम करते हैं, देखते रहिए ना, फाइल रीनेम्स लिख दिया। और यहाँ पे देखिए क्या हो गया, चिंटू डॉट टी एक्स टी नाम से हमारा क्या हो गया, फाइल का नेम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम अपने फाइल को रीनेम कर सकते हैं। हम लोगों ने रिमूव सीख लिया, रीनेम सीख लिया, फाइल के अंदर का चीज़ रीड करना सीख लिया, उसके अंदर राइट करना सीख लिया, नई फाइल क्रिएट करना सीख लिया, और साथ में चीज़ों को राइट करना, अपेंड करना भी सीख लिया है। इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने सीख ली, और इतनी सारी चीज़ें ही आपके लिए एनफ है, ये सारी चीज़ें। और यहीं पे हमारा सी लैंग्वेज का कोर्स ख़त्म होता है। अब आगे आपको 1-2 वीडियो और मिलेगी जहाँ पे मैं सी लैंग्वेज के जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा रखे हैं उन सब पे हम लोग एक छोटा सा 2 प्रोजेक्ट, एक नहीं 2 प्रोजेक्ट बनाएंगे, और दोनों प्रोजेक्ट काफ़ी कोशिश करेंगे यूनिक प्रोजेक्ट रहे। और उन प्रोजेक्ट को बनाने के बाद सारे कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, स्ट्रक्चर का इसमें यूज़ करेंगे, फाइल हैंडलिंग का यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग का, इंटीजर का, डेटा टाइप, फंक्शंस, और फिर उसके बाद अदर लाइब्रेरीज़ वगैरह भी यूज़ करेंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें यूज़ करेंगे भाई। तो एक छोटा प्रोजेक्ट, माइनर प्रोजेक्ट, जो कि बीटेक में बीसीए वगैरह लोग कर रहे हैं, तो एक माइनर प्रोजेक्ट जमा होता है, तो वो माइनर प्रोजेक्ट भी जमा कर सकते हैं, और साथ में एक मेजर प्रोजेक्ट पे भी हम काम करेंगे। तो सी लैंग्वेज का हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है।
और इसके अंदर कई सारी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें मैंने समझाई वो चीज़ें आप अगर वीडियो अच्छे से देखे होगे तो आप सी लैंग्वेज के बहुत सारी चीज़ें सीख गए हो, और एग्ज़ाम के लिए तो ये बहुत इनफ है, बहुत ज़्यादा इनफ एग्ज़ाम के लिए, बहुत आराम से आप एग्ज़ाम वगैरह निकाल लोगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड मैं कोशिश करूँगा कि एक पूरा सा प्रैक्टिस सेट बना दूँ 2, 3 या 4 पेज का, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वो प्रैक्टिस सेट आप वहाँ से जाके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो, और उसमें मैं लगभग 50, 60 या 100 क्वेश्चन डाल दूँगा उसके अंदर, जिसमें इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस, एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस, और भी कुछ प्रैक्टिकल एडवांस लेवल के क्वेश्चन, सारी चीज़ें उसमें रहेंगी, ठीक है। वो सारा प्रैक्टिस सेट मैं आपको डाल दूँगा, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से? हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो क्लिक करके जाके ज्वाइन हो सकते हो। और अगर ये पूरी इसी की सीरीज़ आपको पसंद आई तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, चीज़ें समझ में आई कि नहीं समझ में आई, और कुछ चीज़ें अगर दिक्कत हुई तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। तो गाइज़ ख़त्म करते हैं सी लैंग्वेज का कोर्स, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा ताकि हमको उससे मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अपने अगले कुछ नए सीरीज़ के अंदर, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद नए सीरीज़ के अंदर, जो कि जिसका रिकमेंडेशन आप वीडियो में दे सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।